आपने कोई ऐसा केस अभी तक ऐसा हैंडल किया है जहाँ पे आपको लगा हो कि नहीं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग पेरेंट्स हैव डन? जिसमें बच्ची को 9 साल की बच्ची थी जिसको डायरिया हो गया था, पानी की कमी हो गई। रात भर उन्होंने बच्ची को शुगर का पानी पिलाया, सुबह होते होते बच्ची का शुगर 500 के पार कर गया, बच्ची कोमा में चली गई सीधी। व्हाट इज द राइट बैलेंस डाइट स्ट्रक्चर फॉर दीज किड्स? आई ऑलवेज से कि यू शुड ऑलवेज ईट अ रेनबो। ईट अ रेनबो मीन्स भैंस का दूध पियो, गाय का दूध पियो। क्या ये सही अप्रोच है? वो एक्चुअली गाय का दूध जब आ रहा है वो गाय के बछड़े के लिए होता है। वो एक नॉर्मल बेबी जो ह्यूमन बेबी है वो टॉलरेट नहीं कर सकता जी। ठीक है, तो इतना हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स किडनीज के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है। आपको बच्चे के साथ दिन भर में आप कितना भी टाइम बिता लो, लेकिन 9 मिनट जो सबसे मोस्ट प्रेशियस 9 मिनट्स है अपने बच्चे के साथ जो बिताने चाहिए वो है। Welcome to Palan Poshan podcast. I am Apurva and today we have Dr. Pawan Mandviya with us. He is a renowned pediatrician and a very famous child specialist. Welcome Dr. Pawan. How are you doing today? Yeah, I'm fine. Thank you for inviting me for the podcast. And thank you so much for coming and thank you so much for coming in a very short notice. आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे viewers को बहुत आज एक excellent approach मिलेगी कि कैसे parenting सही से करनी चाहिए। एंड आपकी एक्सपर्ट एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आई एम योर बिग फैन। मैं आपको बहुत आपके इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ। आपका कंटेंट इतना ज़्यादा रिलेटेबल होता है डॉक्टर पवन कि किसी भी जो न्यूबॉर्न है या जो न्यू मॉम्स है उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है हाउ टू रेज अ चाइल्ड इन अ बेटर वे, बिकॉज सबके अपने अलग अलग नोशंस होते हैं। उन्हें नहीं पता वो कैसे उसको कैरी फॉरवर्ड करें। मम्मी कुछ बोलती हैं, सास कुछ बोलती हैं, पेरेंट्स कुछ और बोलते हैं। सो आई थिंक वी हैव स्टार्टेड दिस कम्युनिटी टू हेल्प न्यू मॉम्स and we really wanted to bring change in this social development side because raising a child is not easy and we all know that. So thank you so much for coming and sharing all your expertise with us and we are looking forward to this podcast. Thank you so much. Happy to share my insights with you. Thank you sir. So moving forward, we really wanted to understand with you सबसे पहले जब न्यूबॉर्न आता है आपके हाथ में, उस दिन से लेके नेक्स्ट 2 मंथ्स तक हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? ओके देखो, सबसे पहले तो एक नॉर्मल बेबी जब जन्म लेता है तो आई वुड ऑलवेज से कि बिकॉज एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी एंड एवरीथिंग, बट एंक्शियस मॉम्स आर वेरी वेरी एंक्शियस। बिकॉज अगर फर्स्ट टाइम कोई मॉम बनाए तो मैं हमेशा अपने पेशेंट से बोलता हूँ कि जब भी एक बेबी जन्म लेता है, एक बेबी ही जन्म नहीं लेता, उसके साथ एक माँ भी जन्म लेती है। बिकॉज शी इज़ ऑल्सो ए फर्स्ट टाइम मॉम। उसको नहीं पता है कि बच्चे के साथ क्या करना है, कितना फीडिंग देना है, कब क्या करना है। तो एवरीथिंग शी नीड्स टू बी शी नीड्स सपोर्ट, शी नीड्स लव, शी नीड्स केयर फ्रॉम एवरीवन। ओके, तो देयर इज नो वन टू टेल देम इन द फर्स्ट इनिशियल पीरियड। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे वी पीडियाट्रिशियंस प्ले अ बिग रोल, जो उनको बताते हैं हर चीज़ लेके, स्टार्टिंग से लेके उनको ब्रेस्ट फीडिंग कब करवाना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप उनको बताते हो, ठीक है, धीरे धीरे करके मॉम्स दे विल अंडरस्टैंड कि बच्चे को कैसे रखना है। धीरे धीरे करके एवरी बेबी इज़ डिफरेंट, हर बच्चा अलग होता है। तो मॉम जैसे जैसे बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, बॉन्ड करती है, अपने आप करके वो बच्चे को समझना शुरू करती है, फिर वो अपने आप उसके साथ ट्रेन हो जाती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि घर में एल्डर्स होते हैं, बहुत लोग अलग अलग चीज़ आके बताते हैं, तो मैनी टाइम्स मदर्स गेट कन्फ्यूज कि क्या सही है और क्या गलत है बच्चे की केयर को लेके, बेबी केयर को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले तो लोग एंक्शियस हो जाते हैं कि बच्चा आया है तो सबसे पहले मसाज कब करना है, नहलाना कब है बच्चे को और मसाज कैसे करना है। मसाज को लेके एक बहुत ही एक ये रहता है कि जल्दी जल्दी हम मसाज शुरू कर दे बच्चे का। मसाज वाली दीदी को रख लेते हैं कि भाई मसाज करेंगे तो बच्चा एकदम फटाफट तंदुरुस्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि इतना एकदम मसाज को लेके इतना इंपॉर्टेंस अपन जो देते हैं। मसाज इज़ गुड, बट इट डिपेंड्स कि आप सही तरीके से सही मसाज करते हो बच्चे का। नहलाना तो जैसे कि अब फर्स्ट 7 डेज तक आइडियली बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए, तो उसको खाली आप नॉर्मल स्पॉन्जिंग कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, खाली अगर क्योंकि बच्चे का जन्म हुआ है तो ब्लड स्टेन्स होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो वो सब आप क्लीन कर सकते हो, नॉर्मल स्पॉन्जिंग कर सकते हो। बेथिंग जो है वो 7 to 10 डेज के बाद एक बार अम्बिलिकल कॉर्ड निकल जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हो। द सेम गोज फॉर मालिश ऑल्सो। मालिश भी आपको 7 to 10 डेज के बाद ही करना है, जब अम्बिलिकल कॉर्ड निकल जाएगा। अब मालिश तो लोग करेंगे, लेकिन मालिश वाली दीदियाँ आके अपने तरीके से मालिश करती है सब। तो जब मालिश वाली दीदियाँ आती है तो सबसे बड़ी बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी वो करते हैं जो रिचुअल्स है, जो सालों से फॉलो होता है, बट इसके बारे में किसी को अवेयरनेस नहीं है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और उसके कारण बच्चों को नुकसान होता है। जो नुकसान होता है जिन बच्चों को, वो हमारे पास आते हैं। ठीक है, तब लोगों को मालूम पड़ता है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए।
तो क्या क्या होता है कि जैसे मालिश वाली दीदियाँ स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड वो क्या करते हैं कि यहाँ पे तेल भरना शुरू कर देते हैं। अब हर बच्चे के यहाँ पे ऊपर आप हाथ लगाओगे तो गड्ढा होगा, जिसे हम एंटीरियर फोंटानिल कहते हैं। दैट होल नीड्स टू बी ओपन, ठीक है। पहले 2 साल में बच्चे का ब्रेन ग्रोथ होता है, तो ब्रेन जब ग्रो होगा तो ये वाला होल अपने आप 1.5 से 2 साल के बाद अपने आप धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वो होल नीड्स टू बी ओपन, लेकिन एक नोशन है कि उसमें हम तेल डाल के उसको थपथपाएंगे तो जल्दी से वो गड्ढा बंद हो जाएगा। दैट गड्ढा नीड्स टू बी ओपन, समझ गया। तो उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, वो तेल डालने से बंद नहीं होने वाला, ठीक है। बट स्टिल लोग करते हैं वो, जो से घिस के बच्चे का सिर का जो शेप है उसको गोल करने की कोशिश करेंगे। फ्लैट हेड्स आर वेरी कॉमन, उसके लिए आप नॉर्मल राई का तकिया यूज कर सकते हो, दैट इज ओके, ठीक है। टमी टाइम दे सकते हो बच्चे को, राइट फ्रॉम द बर्थ टमी टाइम दे सकते हो आप, करवट पे सुला सकते हो। तो ये सब चीजें करने से बच्चे को फ्लैट हेड नहीं होगा। बट जस्ट बिकॉज वो नहीं होना चाहिए उसके लिए जोर जोर से बच्चे को मसाज किया जाता है, तो ऐसा नहीं करना है, एकदम जेंटल डेलिकेट मसाज करना है, ओके। थर्ड थिंग, ये बहुत कॉमन है कि बच्चे की नाक बहुत तेज होनी चाहिए, मतलब नाक का जो शेप होता है तो बस सबको एकदम तीखी नाक चाहिए, हाँ। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे नाक के पास दबा दबा के उसको नाक को शार्प करने की कोशिश करते हैं, तो उससे नेजल ब्रिज भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है बच्चों का। एंड वी हैव सीन सो मेनी केसेस जिसमें बच्चे डैमेज नोज लेके आते हैं, क्रिकेट नोज लेके आते हैं। तो वो चीज़ें नहीं करना है, लेकिन वो चीज़ें करते हैं लोग। कान में ऑयल डाल देंगे, कान में तेल डालेंगे, जिससे वो बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। नाक में तेल डालेंगे, वो आटे की वो बलुई बना के वो नाक में डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। बच्चे, छोटा बच्चा होता है, उसके ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है ड्यू टू मैटरनल हार्मोन्स, कुछ दिनों तक रहता है वो, लेकिन फिर भी उसको पंप कर करके, प्रेस कर करके उसमें से दूध निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर आगे जाके उन्हीं चीज़ों, उसी जगह पे एब्सेस होता है। एब्सेस होने के बाद हमें उस जगह पे इंसिजन देके ड्रेनेज करना पड़ता है, और बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उन चीज़ों से, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करना है, बट स्टिल आज भी ये सब चीज़ें की जाती है, ठीक है। बच्चे को उसका अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, उसमें भी तेल डाला जाता है। तेल तो ठीक है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है घर की जो उसमें डाल के वो लोग उसको जितना हो सके जल्दी से खींच के निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो 7 to 10 डेज में अपने आप पील ऑफ हो जाएगा, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। उसके अलावा बच्चे को पाँव से उठाएंगे, उसको हवा में झुलाएंगे, हाथ से उठाएंगे, हवा में झुलाएंगे, नहीं इससे बच्चा कड़क होता है करके, तो ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारे केसेस देखे जिसमें एल्बो, पुल्ड एल्बो लेके आते हैं, डिसलोकेट हो जाता है एल्बो, नीचे यहाँ से हिप डिसलोकेशन के साथ बच्चे वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मालिश के वक्त ऐसा किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो गलतियाँ हैं जो हर मालिश वाली दीदी करती है, लेकिन बिकॉज हमको अवेयरनेस नहीं है, घर के बड़े घर के बड़े लोगों ने बोल दिया है कि ये सब चीज़ें करना है, हमने पहले से करते आए हैं, तो ये सब चीज़ें करने से कुछ होता नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को होता है वो बच्चे हमारे पास आते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर, बिकॉज़ मैंने ये खुद पर्सनली फ़ील किया है, जब मालिश वाली दीदी आती हैं या बच्चे की नानी या दादी भी मालिश करती हैं, तो बच्चा बहुत एक्साइटेड नहीं होता उस टाइम पे, वो बहुत रो रहा होता है, शायद पेन में ही रो रहा होता है। कहते हैं कि पैरों की मालिश करो तो बच्चा जल्दी चलने लगता है। इज़ दिस ट्रू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पैरों की मालिश करने से कोई बच्चा जल्दी चलना शुरू नहीं करेगा। डेवलपमेंटल फेज जो होता है बच्चे का, वो जिस वक्त पे जो डेवलपमेंटल स्टेज आने वाला है उसी वक्त आने वाला है। मालिश करने से कोई बच्चा 6 महीने पे चलना नहीं शुरू कर देगा। बच्चा चलना शुरू करेगा 1 साल पे, तो तभी करने वाला है। आप मालिश करो या मत करो, जेंटल मालिश मम्मी कर सकती है, दादी कर सकती है, दैट इज अलाउड, बट उसको उछालना हवा में, ठीक है, ये सब चीज़ें करना दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। उससे बच्चे को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। क्या मालिश करने से बच्चों में कॉलिक प्रिवेंट होता है? नॉर्मल मालिश करने से कॉलिक का प्रिवेंट कर सकते हो। टमी टाइम इज मच बेटर देन दैट। टमी टाइम दे सकते हो, या फिर आप हल्के हाथ से एब्डोमेन पे हाथ घुमा सकते हो, उससे खाली नॉर्मल जो गैस होती है वो निकल जाती है। डॉक्टर पवन, आप क्या बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को कि जब बच्चा छोटा है, वो बहुत क्रैंकी हो रहा है, बहुत एजिटेट हो रहा है, अब न्यू मॉम्स को समझ में नहीं आता है ये बच्चा रो किस लिए रहा है, ये भूखा है इसलिए रो रहा है, ये उसके पेट में दर्द हो रहा है, या कॉलिक है, या फस है। कुछ ऐसी टिप्स आप हमें बता सकें? देखो, बच्चा क्यों रो रहा है उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मदर्स को समझ जाता है कि उसका बच्चा क्यों एक्चुअली रो रहा है, बट कुछ ऐसे साउंड्स भी होते हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि बच्चा क्यों रो रहा है, ठीक है। बहुत बार बच्चा, देखो, अगर अपने बच्चा रो रहा है, आप सबसे पहले फर्स्ट रीज़न होता है कि बच्चा भूखा है, हंग्री कराए जो बोलते हैं उसको। तो बच्चा भूखा है, उसको आप फीडिंग करवा के देख लीजिए। अगर फीडिंग अच्छे से कर रहा है तो वेरी गुड, नहीं कर रहा है, फीडिंग नहीं कर रहा है, छोड़ दे रहा है, तो सेकंड ऑप्शन है कि मे बी शायद उसने यूरिन या पॉटी किया होगा, तो भी बच्चा रोता है। यूरिन करने से पहले भी रोएगा, करने के बाद भी रोएगा, तो आपको डायपर वगैरह चेंज कर देना है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो फिर उसके बाद कोलिक पेन होने के चांसेस है। तो ऐसा है तो आप उसको लेके थोड़ी देर घूम सकते हो, प्रॉपर बर्प करवा सकते हो, टमी टाइम दे सकते हो। नहीं फर्क पड़ रहा है तो आप एंटीकोलिक ड्रॉप्स भी दे सकते हो। उससे भी नहीं हो रहा है तो बहुत बार बच्चा ओवर स्टिमुलेटेड होता है, टायर्ड होता है, ठीक है, क्रैंकी होता है, तो ऐसे टाइम पे आपको खाली बच्चे को लेके थोड़ी देर घूमना है
वैसा करने से भी बच्चा एकदम सूद एंड काम डाउन हो जाता है और बच्चा आराम से सो जाता है। बहुत ज़्यादा नींद आने पे भी बच्चा ऐसा होता है, बहुत बार इनडाइजेशन के कारण भी बच्चा रोता है। बट ये अलग अलग चीज़ें हैं जिसके कारण होता है। यू जस्ट हैव टू गो वन बाय वन, एक बाय एक आप करते जाओगे तो आपको धीरे धीरे करके आइडिया आ जाता है कि अब भी बच्चा रो रहा है। एवरी मदर नोज कि ये बच्चा अभी मेरा रो रहा है तो किस कारण से रो रहा है। स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द मोर यू स्पेंड टाइम विथ योर बेबी, द मोर यू लर्न अबाउट योर बेबी। सर बहुत सारे मिथ्स चलते हैं, हर फैमिली में कोई ना कोई एक मिथ होता है। बच्चे को अगर बुखार है तो उसको नज़र लगी है, बच्चे को अगर कॉलिक है, मोशन स्टार्ट हो गए हैं तो उसको नज़र लगी है, बच्चे की काला टीका लगाना बहुत ज़रूरी है, बच्चों की आंखों में काजल लगाना बहुत ज़रूरी है, उसकी आंखें सुंदर हो जाएंगी, उसकी आंखें बड़ी हो जाएंगी। कहते हैं कि बच्चों के आप लो यूपटन करो तो उसके बाल निकल जाते हैं, जो बेबी ग्रोन हेयर होते हैं। इन सारी चीज़ों में कितनी वास्तविकता है, मतलब हाउ रिलेटेबल एंड हाउ ट्रुथफुल दीज थिंग्स आर? सबसे पहले तो काजल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। मेरे यहाँ सभी पेशेंट्स आते हैं, पूरा भर भर के काजल लगाया जाता है। उनका मेनली ये नोशन होता है कि काजल लगाने से आंखें बड़ी बड़ी दिखती है, ठीक है। आंखें अगर ऐसे बड़ी हो जाती तो हर कोई काजल लगा के घूमता, ठीक है। तो ऐसे काजल से आंखें बड़ी नहीं होती। आप बच्चे की आंखें सुंदर दिखती है, ठीक है। आंखें की दिखना बहुत, बच्चे का आईज बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ऐसा सब नोशंस होता है जिसके कारण लोग काजल लगाते हैं। बट आइडियली काजल से नहीं होता, काजल में लेड होता है जिसके कारण बच्चों की आईज डैमेज होती है, बच्चों को उससे एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स काजल लगाने से होती है बच्चों को। तो इसलिए जितना हो सके काजल मत लगाइए। एक नज़र का टीका आप लगा सकते हो, ठीक है, काजल नीचे गाल पे, वो भी एक लगाना है, ज़्यादा नहीं। मेरे पास एक ओपीडी में पेशेंट आया था जिसने टोटल 8 टीके लगाए थे, एक यहाँ पे, 2 गालों में, एक गले पे, 2 हाथों में और 2 पाँवों में। 8 टीके लगाए थे। वैक्सीन का टीका नहीं लगाया था उन्होंने, नजर का टीका लगाया था। 8 टीके लगाने के बावजूद बच्चा बीमार पड़ गया, वो लेके आए। तो मैंने बोला कि अगर गलती से 8 टीके नहीं लगाए होते और सिर्फ एक वैक्सीन का, फ्लू का टीका लगा लिया होता तो आपका बच्चा अभी बीमार नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है कि आप जो इंपॉर्टेंट है पहले वो चीज़ें कीजिए। सुपरस्टिशंस एंड ऑल आर खुद अपनी जगह पे है, आप कीजिए, फॉलो कीजिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे जो चीज़ हम लोग बताते हैं आप वो भी साथ साथ कीजिए, ठीक है। उपटन की आप जब बात कर रहे हो, ठीक है, बाल निकालने के लिए, तो हर बच्चे को लेप लगा लगा के बेसन का उपटन बनाते हैं, उसका लेप लगाते हैं बच्चों को, न्यूबॉर्न बच्चों को घिसते हैं, उसको बच्चे को गोरा करने की कोशिश करते हैं बाल निकालने की। बच्चा गोरा नहीं होता उससे। बच्चे का जो कलर होता है वो जेनेटिक होता है। अगर माँ बाप का रंग गोरा है तो बच्चा गोरा रहेगा, माँ बाप का रंग थोड़ा सांवला है तो बच्चा भी एकदम सांवला रहेगा, सुंदर रहेगा, ठीक है। हर माँ बाप का बच्चा अपने लिए सुंदर ही होता है, खूबसूरत होता है, ठीक है। तो उसमें उसको ज़्यादा गोरा करने की कोशिश ना करे, ठीक है। अलग अलग चीज़ें ना लगाए, उससे बच्चे को स्किन रैशेस होते हैं, स्किन रिएक्शंस आती है। और हम लोग देखते हैं कैसे कैसे केसेस, इसलिए हमको पता होता है, ठीक है। उसका बाल नहीं निकालोगे तो आगे जाके पूरे शरीर पे बाल रहेंगे, ये भी एक नोशन है। इसलिए बेसन का उपटन लगा के घिसते हैं उसको, आटा लेते हैं, आटा लगा लगा के भी घिसते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है, क्योंकि उससे भी बच्चे को रिएक्शंस होते हैं। बाल तो भले शायद निकल जाए, लेकिन वो रूट्स जब वो उखड़ते हैं तो वहाँ पे सब जगह पे रैश होता है। मेरे पास बच्चा था जो पूरा लाल हो चुका था, पूरा बॉडी उसकी, क्योंकि उसको आटा रगड़ रगड़ के घिसा था और पूरे बाल उसके उखाड़ दिए थे। छोटे छोटे बम्प्स भी आ जाते हैं। तो बाल तो निकल गए लेकिन पूरा बच्चा लाल होके आया था। उसको 4-5 दिन लग गए उसको पूरा रैश ठीक होने में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। आप जब अपनी ओपीडी में बहुत सारे केसेस देखते होंगे डॉक्टर पवन, मतलब आपने बहुत ज़्यादा विटनेस किए होंगे, कुछ स्टूपिड हरकतें भी करके आते हैं पेरेंट्स, और कुछ पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं अपने बेबीज़ के लिए। आपने कोई ऐसा केस अभी तक ऐसा हैंडल किया है जहाँ पे आपको लगा हो कि नहीं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग पेरेंट्स हैव डन एज ऑफ नाउ टिल डेट? देखो, स्टूपिडेस्ट तो नहीं बोल सकते। बहुत बार कैसा ना, पेरेंट्स आर नॉट दैट मच अवेयर रिगार्डिंग सम थिंग्स। खुद डॉक्टर से पूछने के बगैर खुद कुछ चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली वी हैड अ केस जिसमें बच्ची को 9 साल की बच्ची थी जिसको डायरिया हो गया था, ठीक है। तो डायरिया हो गया, तो डायरिया होता है तो अपन जनरली समझते हैं कि भाई पानी की कमी हो गई। तो उनको भी, पेरेंट्स को लगा कि रात का टाइम है, कहाँ जाएंगे, तो फिर एक काम करते हैं, उसको शुगर का पानी पिला देते हैं। तो बच्ची को शुगर, क्योंकि उसका शुगर कम हो जाएगा, ऐसा उनको एक ये था, अवेयरनेस था उन चीज़ का कि डायरिया हो गया तो पानी कम हो जाएगा, ये तो समझता था, लेकिन शुगर भी कम हो जाएगा ऐसा उनको लगा। तो शुगर का पानी पिलाते गए, रात भर उन्होंने बच्ची को शुगर का पानी पिलाया, ठीक है। सुबह होते होते बच्ची का शुगर 500 के पार कर गया, ठीक है। शुगर जब इतना हाई हो जाता है तो हमारे बॉडी में, ठीक है, कीटोन्स फॉर्म होते हैं जिसके कारण डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करके बीमारी होती है। बच्ची कोमा में चली गई सीधी, ठीक है। बच्ची जब हमारे पास लेके आई, शी वाज टोटली कोमेटोज, ठीक है। उसके ब्रेन में इडीमा हो गया जिसे हम सेरेब्रल इडीमा कहते हैं, ठीक है। एंड वी कुड नॉट सेव दैट बेबी लेटर ऑन आफ्टर मच कॉम्प्लिकेशंस। बट ये सब चीज़ें होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आपको ORS ही पिलाना है, वो भी WHO रिकमेंडेड ORS।
मार्केट में बहुत सारे ऐसे फेक ORS मिलते हैं जिसमें सिर्फ ORS लिखा होता है और नीचे लिखा होता है कि नॉट फॉर डायरिया। ऊपर ORS लिखा रहेगा लेकिन नीचे नॉट फॉर डायरिया लिखा रहेगा, बिकॉज वो खाली एक एनर्जी ड्रिंक है जिसमें सिर्फ शुगर होता है। वो चीजें नहीं देना है, दे आर मोर हार्मफुल फॉर द बेबी रादर देन गिविंग एनी बेनिफिट। ठीक है, तो जो भी WHO रिकमेंडेड अगर लिखा हुआ है उसके ऊपर वही ORS उसको देना है। तो इतनी अगर अवेयरनेस अगर पेरेंट्स को होती या फिर डॉक्टर को दिखा दिया होता उस टाइम पे तो शायद वो बच्ची बच गई होती। इट्स वेरी वेरी एक्सट्रीमली डिसहार्टेंड केस आपने अभी हम लोग को बताया। आई थिंक एजुकेशन एंड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन अवेयरनेस दोनों इंपॉर्टेंट है। इवन वन मोर केस वाज देयर जिसमें एक दादी ने क्या किया कि बच्ची को शहद चटा दिया। शहद चटाना इज वेरी कॉमन हमारे यहाँ, आज भी बच्चे को जन्म के वक्त शहद चटाया जाता है, आज भी अभी ऐसा होता है। ठीक है, अभी भी मेरे पास ऐसे काफी पेरेंट्स आते हैं, मेरे मना करने के बावजूद बच्चे को घसारा पिलाते हैं। घसारा इस दूध, उसमें बादाम वादाम वगैरह सब घिस घिस के बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए वो सब उसको पिलाते हैं। तो ये सब चीजें नहीं पिलानी, उससे इन्फेक्शन होता है। बच्ची खाली लगभग 2 महीने की थी, उसको शहद पिलाते गए वो लोग। ठीक है, उसके बाद उसको पेट का इतना बुरा इन्फेक्शन हुआ, बच्ची ICU में थी, बहुत दिनों तक ICU में रही। लकीली वी कुड सेव दैट बेबी, लेकिन कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो हम लोग मना करते हैं, उसके पीछे कुछ रीजन होता है। ठीक है, बट लोग नहीं मानते बिकॉज ट्रेडिशंस चलते आए हैं एंड बिकॉज उन्होंने ऐसे कोई केसेस खराब होते हुए नहीं देखे, दे फील कि कुछ नहीं होता, तो वो लोग देते हैं और आज भी देते हैं और अभी भी चल रहा है। आई थिंक इसके पीछे उनका एक नोशन ये रहता होगा कि उस जमाने में लाइफस्टाइल इतनी चेंज नहीं थी। उस टाइम पे गाय का दूध भी शुद्ध आता था, उस टाइम पे इतना पोल्यूशन नहीं था, उस टाइम पे इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। बट आज की लाइफस्टाइल सर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है कि उस जमाने में ये सब चीज़ें प्योर था, केमिकल्स वगैरह इतना नहीं थे, सब चीज़ें प्योर आती थी, हनी भी प्योर था, सब चीज़ें प्योर था। लेकिन अगर उस जमाने में सब कुछ प्योर था फिर भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये आज भी मैं बताता हूँ सबको कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स अगर 100 बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है, अगर मतलब 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो पहले 100 का था, मतलब 1000 में से 100 बच्चों की डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले इतना ज़्यादा था, जो आज साइंटिफिक एविडेंस, जो आजकल लॉजिकल रीजनिंग, मेडिकल जो रिसर्च, इसके कारण धीरे धीरे करके कम होकर 25 हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने इतना अवेयरनेस फैलाया है, इतना लोगों को समझाया है। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं ना कि पहले के ज़माने में तो ये सब चलता था, हम लोगों ने किया है, हमने 5-5, 6-6 बच्चे बड़े कर लिए, कभी किसी को कुछ हुआ नहीं आज तक, तो ऐसा नहीं है। होता था पहले, बहुत होता था। हम लोग जो डॉक्टर्स होते थे, हम लोग देखते थे कि यही 100 में से जो 900 बच्चे जो ठीक है वो लोग आप देखे कम्युनिटी में जिनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो 100 बच्चे जो खराब होते थे वो हमारे पास आते थे, तो हमको पता था। तो आज वो घट के 25 हो गया है बिकॉज ऑफ ऑल दिस मेडिकल रिसर्च। पहले के ज़माने में मदर को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, चाइल्ड केयर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, इसके कारण भी इतनी सारी डेथ्स होती थी। ये नहीं होता कि पहले के ज़माने में जो ट्रेडिशंस फॉलो होते थे उसके कारण ही डेथ होती थी, ऐसा नहीं है। उसके कारण ये सब चीज़ों को कंट्रीब्यूट जरूर होता था। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें अब अपने को पता है। देखो, अब कोई चीज़ पता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए तो अब नहीं करनी चाहिए। मेरे पास एक दादी आई थी, उन्होंने बोला था कि हम आज भी अगर बच्चे को कान में कुछ खुजली होती है तो हम लोग यूरिन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? यूरिन, वो पेशाब डाल देते हैं कान में। ठीक है, तो अब अपने को पता है। देखो, ये बहुत ऐसी चीज़ें जो हमको भी शौक लगती है ये सब चीज़ें सुन के कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो, इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए। लेकिन लोग आजकल गाँव खेड़े में भी ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है, हम मना करते हैं, ये तो काफ़ी एक्सट्रीम हो गया, लेकिन इतना एक्सट्रीम तक तो नहीं जाना है। लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो हम बताते हैं ये सब चीज़ें भी नहीं करनी है। ठीक है, अगर नहीं करोगे, मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आपका बच्चा बॉर्न हुआ है 6 महीने तक सिर्फ आपने ब्रेस्ट फीडिंग करवाया और कुछ नहीं करवाया ना बाकी, तो आपका बच्चा एकदम परफेक्टली फाइन रहेगा। बच्चा तभी बीमार होगा जब आप एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करोगे, उसको गोरा करने की कोशिश करोगे, बाल निकालने की कोशिश करोगे, मालिश कर करके उसको अलग कुछ करने की कोशिश करोगे, तो ही बच्चा खराब होगा, वरना बच्चा एकदम ठीक निकलता है। मूविंग फॉरवर्ड सर, अगर हम फीडिंग की बात करते हैं तो आप एज अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन क्या एडवाइस करते हैं न्यू मॉम्स को कि 0 to 6 months तक what is the level of feeding? There has to be a feeding chart accordingly, आपके accordingly होता होगा. So what is that percentage of feeding we should feed to newborns from 0 to 6 months? अगर आप हमें enlighten कर सकें. 0 to 6 months it's exclusive breastfeeding, and exclusive breastfeeding that also on demand. बहुत लोग बोलते हैं कि हर बच्चे को हर 2-2 घंटे में दूध पिलाओ. ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हर 2 घंटे में बच्चे को उठा के दूध नहीं पिला. बहुत सारे पीडियाट्रिशियन ऐसे बोलते हैं. नहीं, ये टोटली गलत है. इट शुड ऑलवेज बी डिमांड फीडिंग. ठीक है, अगर डिमांड फीडिंग करना है मतलब अगर बच्चा
अच्छे से फीडिंग कर लिया है उसने और बच्चा 4-5 घंटा सो रहा है तो उसको सोने देना है, ठीक है, उसको उठा के फीडिंग नहीं करना है। 4 घंटे 5 घंटे हो जाने के बाद भी बच्चा नहीं उठ रहा है तो आप उसको हल्के से उठा के फीडिंग करवा सकते हो। बट डिमांड फीडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। बच्चा अगर भूखा है तो बच्चा रोएगा ही, कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। अगर उसको भूख लगेगी तो वो उठेगा, वो रोएगा, तब उसको आपको फीडिंग करवाना है, तब वो प्रॉपरली रहेगा। हर 2 घंटे में उसको उठा के फीडिंग दोगे तो उसका नींद भी खराब होगी, उसको उठा के उसको भूख नहीं लगेगी, आप फीडिंग करवाने की कोशिश करोगे, थोड़ा बहुत पी के फिर सोएगा, फिर रोएगा, आप ज़्यादा पैनिक होगे, आपका फीडिंग कम होना शुरू हो जाएगा। तो डिमांड फीडिंग करवाओगे तो बच्चा प्रॉपरली दूध लेगा, आप भी आराम कर सकते हो, बच्चा भी आराम करेगा। ये तो आपने बहुत ऐसी बात बताई है जो न्यू मॉम्स को बहुत हेल्प कर सकती है। बिकॉज बीइंग अ न्यू मॉम मेरे को भी यही बताया गया था या पता था कि हर 2 घंटे में न्यूबॉर्न को फीड कराना होता है। हर 2 घंटे में बिल्कुल मत कीजिए, आप डिमांड फीडिंग करवाइए। ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से नहीं आ रहा है, बहुत मदर आजकल ऐसी रहती है जिसको ब्रेस्ट फीडिंग कम आता है, मेडिकली भी कम आता है, या फिर वर्किंग मदर्स होती है, ठीक है, जो काम पे जाती है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑल्सो दे गो फॉर वर्क, दे हैव टू गो फॉर वर्क। तो यू कैन ऑलवेज पम्प द फीड, आप पम्प करके रख सकते हो। यू कैन ऑलवेज गिव द फीडिंग टू द बेबी। अगर आप ये ब्रेस्ट फीडिंग ऑप्शन नहीं है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग आ ही नहीं रहा है, ठीक है, देन ऑलवेज यू कैन गिव फॉर्मूला फीड टू द बेबीज। मैक्सिमम फॉर्मूला कंपनीज ऐसे फीड्स बनाती है जो नियरली इक्विवेलेंट टू ब्रेस्ट फीड होते हैं, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज गिव दैट फॉर्मूला फीड टू द बेबी। उसमें कोई हार्म नहीं है, देयर इज नो गिल्ट इन दैट कि मैंने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया बिकॉज आई एम ए वर्किंग मॉम, तो आगे जाके मेरा बच्चा इतना अच्छा कनेक्ट करेगा कि नहीं मेरे साथ, या फिर इतना अच्छा डेवलपमेंट होगा कि नहीं, ग्रोथ होगा कि नहीं। तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। कनेक्शन, इट्स ओके, बॉन्डिंग you can always have with your child, and regarding growth and development, it's not going to make that a big difference. Breast milk always is superior, but if at all there is a option, there is no option कि या फिर अगर breastfeeding अच्छे से नहीं आ रहा है, then you can always go for formula feeds. There is no harm in that. मूविंग फॉरवर्ड डॉक्टर पवन, फीडिंग की हम अगर बात करते हैं, सब बहुत ज़्यादा हम लोगों को ये बचपन से ही बोला गया था। मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि भैंस का दूध पियो, गाय का दूध पियो। इवन लाइक व्हेन वी हैव न्यूबॉर्न्स एट होम, मोस्टली जितने भी बड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा पुश करते हैं कि आप गाय का दूध पियो, आपका दूध नहीं बन रहा है, आप गाय का दूध पियो। इवन जैसे बच्चा बॉर्न हुआ है उसके 2 घंटे बाद ही दे स्टार्ट टेलिंग अस कि शुद्ध काऊ का, शुद्ध गाय का मिल्क पिलाओ। क्या ये सही अप्रोच है? 6 महीने तक तो आइडियली ओनली एंड ओनली ब्रेस्ट फीडिंग देना है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं तो बोलता हूँ पानी का बूंद तक नहीं पिलाना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि गर्मी का सीजन है, बच्चा प्यासा होगा, ठीक है, उसका पानी कम हो जाएगा शरीर में, तो एक काम को थोड़ा सा पानी पिला दो। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट विल इफेक्ट द किडनीज ऑफ द बेबी। ओके, तो पानी भी नहीं पिलाना है। माँ के दूध में ही 80% पानी होता है, तो उसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसी से पूरी हो जाती है। ज़्यादा पानी पिलाओगे तो बच्चे का कैलोरी डेफिसिट होता है और वेट भी गेन नहीं होता, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। 6 महीने के बाद जब आप ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हो, पहले ये नोशन था कि एनिमल मिल्क जो है वो 1 साल के बाद ही देना चाहिए। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जैसे एनिमल मिल्क मतलब गाय का दूध जो होता है वो एक्चुअली गाय का दूध जब आ रहा है वो गाय के बछड़े के लिए होता है। जो गाय का बछड़ा जब बॉर्न होता है तो इमीडिएटली चलना शुरू कर देता है, तो इसलिए उसको हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है। तो इतना हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स जो गाय के बछड़े के लिए है वो एक नॉर्मल बेबी जो ह्यूमन बेबी है वो टॉलरेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इतना हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स किडनीज के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है, इतना ज़्यादा सॉल्यूट। ओके, पहला। दूसरा, उससे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लड लॉस भी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो अपने इंटेस्टाइन्स को भी डैमेज करता है, जिसके कारण बच्चे को आगे जाके आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया भी होता है। तो ये 2 मेन कारण थे जिसके कारण काउज मिल्क को हम लोग बोलते थे कि 1 साल के नीचे वाले बच्चों को मत दीजिए, ठीक है। लेकिन अभी WHO की लेटेस्ट रिसर्च आई है जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर एनीमिया होता है तो आप अगर एनीमिया रिच फूड्स अगर उसके साथ देते हो, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज काउंटरैक्ट दैट थिंग। और उसके जो बेनिफिट्स है काउज मिल्क के 6 महीने से लेकर तो 1 साल तक के बच्चों में, उन्होंने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने काउज मिल्क भी दिया बच्चों को 6 महीने से 1 साल के बच्चे को, और उन्होंने फॉर्मूला फीड जो कि रिकमेंडेड था अब तक कि 6 महीने से 1 साल का बच्चा अगर पीना चाहता है तो अगर ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं और अगर उसके अलावा ऑप्शन में चाहिए तो फॉर्मूला मिल्क दीजिए। तो अगर एनिमल मिल्क जो था वो 1 साल के बाद, लेकिन अब उन्होंने अगर जो रिसर्च की उसमें आधे बच्चों को उन्होंने काउ मिल्क दिया, आधे बच्चों को उन्होंने फॉर्मूला फीड दिया, तो उन्होंने देखा कि उतना ज़्यादा फर्क नहीं था दोनों बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो आप एनिमल मिल्क दे सकते हो। ओनली जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके कारण वो था GI लॉस, जिसके कारण आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो रहा था। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि कोई भी आयरन रिच फूड्स दे सकते हो, जैसे आपका कैरेट्स है, स्पिनच है, तो ये सब चीज़ें अगर आप बैलेंस डाइट अगर बच्चे को साथ में दे रहे हो तो आप गाय का दूध दे सकते हो, ठीक है। सेकेंडली, वो जो प्रोटीन्स इतना ज़्यादा था तो आपको क्या करना है कि
फैट, फुल फैट मिल्क देना है आपको। गाय का दूध जब आप दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको पानी नहीं मिलाना है, ठीक है, तो फुल फैट मिल्क देना है। और प्रोटीन्स के कारण जो बोल रहे थे कि किडनीज पे असर है, वो भी उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा नहीं है उस चीज का प्रॉब्लम, उससे ज्यादा होने वाले बेनिफिट, काउज मिल्क से होने वाले बेनिफिट्स इक्विवेलेंट टू दैट है, तो आप दे सकते हो। फोर्थ थिंग इज द हाइजीन पार्ट, कि अगर अंडर डेवलप जो या फिर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज है, उसमें कैसा होता है कि गाय का दूध अगर लेके आ रहे हैं तो हाइजीन का प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। तो आप उसको जितनी बार भी गाय दूध दे रहे हो बच्चे को, तो आप प्रॉपर्ली उसको बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद पानी मत मिलाइए, फुल फैट बॉइल्ड मिल्क आप गाय का दूध बच्चे को दे सकते हो। इनफैक्ट गाय का नहीं, कोई भी एनिमल मिल्क आप 6 महीने से 1 साल के बच्चे को दे सकते हो। तो साइंटिफिकली आपने प्रूव किया हुआ है कि हम गाय का मिल्क दे सकते हैं, बट उसका एक अपना स्कोप ऑफ वर्क है कि अगर उसको एनीमिया ना हो तो उसको आयरन रिच खाना भी दे साइमल्टेनियसली, एक बैलेंस सब्स्टिट्यूट, एक बैलेंस डाइट करें उसके साथ, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हम गाय का मिल्क फीड कर सकते हैं पोस्ट 6 मंथ्स, बट बिफोर 6 मंथ्स स्ट्रिक्टली नो। स्ट्रिक्टली नो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे अब कि 1 साल से नीचे अलाउ कर दिया है, अब ये लोग बर्थ से भी अलाउ कर देंगे, तो हम लोग चालू कर देते थे। ऐसा नहीं करना है, 6 मंथ्स के नीचे ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ब्रेस्ट फीडिंग। एक्चुअली डॉक्टर पवन, इसके पीछे एक ये भी रीजन हो सकता है, लाइक यू नो, जो फैमिलीज नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, फार्मूलाज आर वेरी एक्सपेंसिव, लाइक आई थिंक 2 दिन में एक फार्मूला का बॉक्स खत्म हो जाता है, एंड इट इज कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1200 to 1500 रुपीज। सो उनके लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता होगा। देखो, अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट ए ऑप्शन, फार्मूला फीड इज नॉट ए ऑप्शन, देन ऑलवेज यू कैन गो फॉर एनिमल मिल्क, ठीक है। पानी मत मिलाइए, बस इतना ध्यान रखिए, बस। बाकी लेकिन इफ एट ऑल ऑप्शन इज अवेलेबल, देन गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रेस्ट फीडिंग, सेकंड इज एक्सप्रेस ब्रेस्ट फीडिंग, थर्ड इज फार्मूला फीड्स, एंड फोर्थ इज एनिमल मिल्क। डॉक्टर पवन, हम मिथ्स की इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं, एंड इतना ज़्यादा हमारे यहाँ जो इंडिया है बहुत कल्चरल ड्रिवन है, हम लोग ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं हम लोग, मतलब शायद हमारे वेदास में भी इतना ज़्यादा कल्चर और ट्रेडिशन था कि वो सब आगे हम लोगों को एज अ लेगेसी मिलता गया है। यू टॉक अबाउट होल इंडिया, सबके अपने डिफरेंट कल्चर हैं, बीट साउथ, बीट नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह डिफरेंट स्टिग्मा है। हमारे यहाँ एक और स्टिग्मा जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वो है बच्चों का मुंडन और ईयर पियर्सिंग। So recently में मतलब one of my relative has advised me, I have a 4 months kid, छोटा बेबी है अभी मेरा, तो उसको 2 महीने का भी नहीं था वो, तो सबने स्टार्ट कर दिया कि इसका ईयर पियर्सिंग करवाते हैं, इसका मुंडन करवाते हैं। डू यू थिंक दिस अप्रोच इज गुड? ये अकॉर्डिंग टू मी, आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि उसका अभी ईयर पियर्सिंग कराना भी चाहिए। आप क्या एडवाइस करते हैं? देखो, आई रिस्पेक्ट ऑल द ट्रेडिशंस एंड ऑल द ये चीज़ें जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं, दे आर नॉट रॉन्ग, बट आई ऑलवेज बिलीव इन साइंटिफिक एविडेंस रिगार्डिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो जो साइंस बोलता है, ट्रेडिशंस फॉलो कीजिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइंस, ठीक है। अब आपको ईयर पियर्सिंग करवाना है, ठीक है, ईयर पियर्सिंग करवाना है, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट उससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि टिटेनस हो सकता है, कि अगर यहाँ इन्फेक्शन हो गया तो टिटेनस होगा। टिटेनस नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या लगता है, टिटेनस की वैक्सीन। तो डीपीटी करके जो वैक्सीन होती है, जो लगती है 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे और 3.5 महीने पे, 3 डोज लगते हैं। अगर आपका वो 3 डोज कंप्लीट हो चुका है तो 3.5 महीने के बाद आप उसका ईयर पियर्सिंग करवा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि एट द बर्थ करवा दिया, ठीक है, उससे इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। 3.5 महीने हो गए, तीनों वैक्सीन के अपने डोज ले लिए, आप करवा सकते हो, ठीक है। सेकंड कम्स फॉर द मुंडन। मुंडन के पीछे भी वही सेम लॉजिक है। बहुत लोग, बहुत सारी कम्युनिटीज में मैंने देखा है कि इमीडिएटली विदिन 7 डेज वो लोग मुंडन या फिर 21st डे पे मुंडन करवा लेते हैं। बहुत केसेस में 1 साल पे मुंडन होता है और बहुत केसेस में 3 साल या 5 साल पे मुंडन करते हैं, ठीक है। सभी कम्युनिटीज का अलग अलग ट्रेडिशन है और अलग अलग उनके पीछे उनका लॉजिक है। साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जब उसका यहाँ पे एंटी फॉन्टाइल, मैंने आपसे जो बात की थी कि जो गड्ढा है जो ब्रेन ग्रोथ के लिए ओपन होना चाहिए, वो क्लोज होता है 1.5 साल पे, 1.5 से 2 साल के बीच में। वो जो गड्ढा होता है जिसको हम एंटीरियर फॉन्टाइनल कहते हैं, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे ब्रेन से। आप अगर अपने न्यूबॉर्न बेबी को देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको पल्सेशंस दिखेंगे, ठीक है। तो वो डायरेक्टली नीचे कनेक्टेड होता है ब्रेन से। अगर आपने उस टाइम पे मुंडन करवा लिया, वो होल ओपन है और गलती से वहाँ पे इंजरी हो गई, आपने देखा होगा मुंडन करते वक्त बहुत बार बच्चे हिल जाते हैं, वहाँ पे इंजरी हो जाती है, गलती से वहाँ पे इंजरी हो गई तो बच्चे का वो जो इन्फेक्शन वो नीचे चला जाएगा, ब्रेन को लग जाएगा, जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, और बच्चा पूरी लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाएगा। ओह गॉड, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग वी डू नॉट वांट टू बच्चे को पूरी जिंदगी हम बर्बाद नहीं करना चाहते। तो अगर मुंडन करवाना है तो मैं रिपीटेडली बोलता हूँ कि आप 1.5 साल तक रुक जाइए। आप अपने बच्चे, बहुत बार 1.5 साल तक भी रुकने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखिए, आपको यहाँ पे अगर कोई गड्ढा फील नहीं हो रहा है, वो बंद हो चुका है, बोन बन चुका है, तो आप मुंडन करवा लीजिए। लेकिन अगर वहाँ पे गड्ढा है, अभी भी ओपनिंग है, तो आप वेट कीजिए,
1.5 साल तक, उसके बाद आप मुंडन करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, I think this is a very crucial information you have given to me and to my viewers. क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज़ किस लिए होती है वो शायद मुझे पता ही नहीं था अभी तक. सो वेरी करेक्टली मेंशन कि जब तक उस वो एक फॉर्मेशन में नहीं हो जाता, एक बोन फॉर्मेशन में नहीं होता, तब तक हमें अवॉइड करना चाहिए ये सारी चीज़ें. ट्रेडिशंस हमारे सब होते हैं, क्यों? क्योंकि देखो हर चीज़ के लिए, क्योंकि भगवान खुश होने चाहिए। अगर कुछ चीज़ करने से अगर भगवान भी, अगर बच्चे को इंजरी हो रही है तो भगवान भी खुश नहीं होने वाला है। बिल्कुल. ठीक है, तो डू एवरीथिंग हैप्पीली बट रिलेटेड टू साइंटिफिक एविडेंस। मिथ्स की अगर हम और ज़्यादा बात करते हैं डॉक्टर पवन, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, मतलब आपने भी इनकाउंटर की होंगी अपनी ओपीडी में. लोग कुछ रत्न पहनाने लगते हैं अपने बच्चों को, ग्राइप वाटर पिलाते हैं. आपने खसरा की बात हमसे ऑलरेडी शेयर करी है. आपने कभी कुछ विटनेस किया है ऐसा? या खसर, ये जो मैंने बोला, जन्म गुट्टी जो होती है, जन्म गुट्टी पिलाते हैं, घसारा जो बोल रहा हूँ वो है, शहद है, ये तो चलो ठीक है। बाकी ग्राइप वाटर तो बहुत मतलब मेडिकल्स में मिलता है, ग्राइप वाटर है, बोनीसन है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चों को कोलिक पेन होता है, नॉर्मली होता है, तो उसके लिए आजकल कैसे हम सभी मदर्स बहुत ज़्यादा एंक्शियस रहती है कि बच्चा थोड़ा भी रोया तो क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, तो उसको थोड़ा लेके घूमेंगे, टमी टाइम देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, तो बड़े एल्डर्स बोलते हैं उसको ग्राइप वाटर पिला दो। हमारे यहाँ सोमवा 34 करके मिलता है, सोमवा 34 करके बोनीसन मिलता है। ये बहुत सारी ऐसे हर्बल मेडिसिन है जो बच्चों को दी जाती है, लेकिन ग्राइप वाटर नहीं देना चाहिए। पहले के ज़माने में जो ग्राइप वाटर आता था उसमें अल्कोहल होता था, ठीक है, अल्कोहल पिलाने से बच्चे सो जाते हैं, बट वी नो कि अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर द बेबीज़। फिर उन्होंने चेंज करके अल्कोहल को कंटेंट चेंज करके शुगर कर दिया। अगेन शुगर वाटर देने से बच्चा एकदम ना पूरा सेटिस्फाइड हो जाता है और बच्चा आराम से सो जाता है, और जो रो रहा था अपना काम हो गया, बट शुगर इज़ नॉट गुड, अगेन नॉट गुड फॉर द बेबीज़। अब उन्होंने चेंज करके कंटेंट को सोडा बाइकार्ब कर दिया है, विच इज़ अगेन हार्मफुल फॉर द बेबी। उससे क्रैम्प्स आते हैं बच्चे को, अल्कोलोसिस होता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द बेबी। तो किसी भी तरह का ग्राइप वाटर आई वुड नेवर रिकमेंड फॉर द बेबी। अगेन सेकंड द बोनीसन एंड सोमवा 34, बहुत सारी ऐसे हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड एनी ऑफ दोज फॉर द चिल्ड्रन। ये सब एक पॉइंट के बाद, वन मोर थिंग यू टोल्ड अबाउट दैट मोती एंड ऑल, मैं आई सॉ कि अब डेली समझ लो मेरे पास 100 पेशेंट आ रहे हैं, तो 50 पेशेंट के गले में मेरे को एक मोती दिखता है, ठीक है, तो डेली आई यूज्ड टू सी कि ये हर कोई ऐसा मोती पहन के आता है, तो आई आस्क्ड वन पेशेंट कि ये क्या है, तो बोले ये तिलस्मी मोती है। बोले कहाँ से लेके आए, कोई बाबा ने दिया? नहीं, ये तो मेडिकल में मिलता है, तो एवरी मेडिकल हैज दिस तिलस्मी मोती। ना आई वाज लाइक कि क्यों पहना रहे हो, ये क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो अमाउंट ऑफ बिलीफ दे हैड कि ये पहनाने से ना बच्चे को नजर नहीं लगती, और ये पहनाने से बच्चा बीमार नहीं पड़ता ज़्यादा इससे, एंड मतलब तो इसमें होता क्या है, एक्चुअली क्या है, तो वो तो हमको नहीं पता, वो उनको पता नहीं क्या है, लेकिन द अमाउंट ऑफ बिलीफ दे हैड, नो इट्स नॉट जस्ट द वन पेशेंट, इट्स माई 50% ऑफ द पेशेंट्स विच आर कमिंग टू माई ओपीडी एंड मे बी ऑल अराउंड इंडिया। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है लोगों का सुपरस्टिशंस में कि इट्स इट्स रियली सरप्राइजिंग। बट ठीक है, बट टिल द टाइम इट्स नॉट हार्मिंग द बेबी, इट्स ओके, आई एम ओके विद दैट थिंग। जो चीज़ आप खिला पिला नहीं रहे हो तब तक चलेगा, पहनाना है जो पहनाओ, काला धागा पाँव पे बहुत पहनाते हैं, हाथ पे पहनाते हैं, तो काला धागा पहनाओ, काला टीका लगाओ, मोती पहनाओ, इट्स ओके, आई एम ओके विद ऑल दोज थिंग्स। बट द अमाउंट ऑफ बिलीफ द पीपल आर हैविंग, इट्स लाइक गाँव खेड़े में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप इट्स लाइक अनएक्सप्लेनेबल, बट स्टिल खिलाना पिलाना जिससे बच्चे को डैमेज हो सकता है, प्लीज अवॉइड ऑल दोज थिंग्स। एक लेवल तक सुपरस्टिशन सही लगता है, बट एक लेवल जब क्रॉस हो जाता है तो वो अंधविश्वास ही हो जाता है एक तरीके से। हर चीज एक लेवल तक ठीक है, एक लेवल तक ठीक है, अगर बच्चे को नुकसान करना शुरू कर देगी ना तो फिर इट वोंट बी गुड। ऑफ कोर्स अगर वो तिलस्मी मोती उनको वाकई में बेनिफिट कर रहा होता है वो शायद आपकी ओपीडी में आते ही नहीं। हाँ डेफिनेटली, मतलब सबकी बिलीफ है, सबके अपने अपने बिलीफ है, ठीक है। कुछ काजल मतलब बहुत बार अपने आप भी करते होंगे, मेरी वाइफ खुद भी करती है कि अगर मेरी बच्ची ज़्यादा बीमार पड़ रही है बार बार तो उसका वो नमक लेके नजर उतारना शुरू कर देगी, एंड आई नेवर स्टॉप हर फ्रॉम डूइंग दैट फ्रॉम दिस ऑल बिलीव्स। सम सुपरस्टिशंस आर देयर व्हिच गिव्स यू पॉजिटिव एनर्जी, घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट लाती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है। एक बिलीफ, भगवान क्या होता है, एक बिलीफ है हमारा कि यहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, एक पॉजिटिव हमारे अंदर एक पॉजिटिव आता है। वी डोंट गो इन डिप्रेशन बिकॉज हमको लगता है कि कोई है, ठीक है। सम थिंग्स लाइक ये गले में पहनाने से क्या लगता है कि नहीं अब इससे बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, तो एक बिलीफ आता है हमारे अंदर, तो एक कॉन्फिडेंस हमको देता है हमारे कोई भी बिलीफ को लेके या फिर कोई भी चीज़ को लेके जिससे हम ट्रुथ मानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें कर सकते हो, उसमें देयर इज नथिंग, नो हार्म इन दैट टिल द टाइम इट्स नॉट हार्मिंग द बेबी, यू आर ओके विद दैट। या एंड आई बिलीव सर देयर इज अ वेरी थिन लाइन इन बिटवीन spirituality and superstition.
आप स्पिरिचुअल हो, ये बहुत अच्छी बात है, बट आप स्पिरिचुअलिटी में सुपरस्टिशियस भी हो और ये अंधविश्वास में बिलीव करते हो, ये एक इट्स नॉट अ राइट वे टू गो अहेड। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड डॉक्टर पवन, बहुत सारी डिस्कशन हमने किया रिलेटेड टू फीडिंग एंड न्यू मॉम्स के क्या चैलेंजेस होते हैं। एक न्यू मॉम का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जस्ट नॉट ओनली फॉर न्यू मॉम्स, फॉर न्यू पेरेंट्स आई वुड से, इज द वैक्सीनेशन। मैं एज आई मेंशन आई माई सेल्फ इज़ अ न्यू मॉम, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किस तरह की वैक्सीन्स मेरे बेबी को लगनी है, किस तरह की वैक्सीन्स नहीं लगनी है, पेनलेस वैक्सीन क्या है, पेनफुल वैक्सीन क्या है। तो सबसे पहला तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आप मुझे ये समझाओ द डिफरेंस बिटवीन पेनलेस एंड पेनफुल वैक्सीन। राइट, देखो अब जैसे बोला वैक्सीनेशन, अब सबसे पहले बच्चा बॉर्न हुआ तभी उसको वैक्सीन उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। जन्म के वक्त जो BCG पोलियो लगती है, वैक्सीनेशन चार्ट नियरली हर पीडियाट्रिशियन आपको दे देगा कि ये आपका वैक्सीनेशन चार्ट है। आप देखोगे एक लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी, जन्म से लेके तो 15-20 साल तक आपको हर महीने वो लोग बुलाएंगे वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। अब हर कोई पूछेगा कि आर वैक्सीनेशन नेसेसरी, तो वैक्सीनेशन आर नेसेसरी। इतनी सारी कम्युनिकेबल डिसीजेज है। हमने कोरोना के वक्त क्या देखा, कोरोना को कॉम्बैट करने के लिए क्या था, तब ट्रीटमेंट नहीं था, बिकॉज कोरोना इज अ वायरस ऑब्वियसली। तो क्या किया हमने, वैक्सीन बनाई, उसके जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन को सर्कुलेट की, वैक्सीन लगाई एंड वी वर एबल टू कंट्रोल इट। तो कोरोना तो एक वायरस था, ऐसी हजारों बीमारियां हमारे आसपास घूम रही है, इतनी सारी कम्युनिकेबल डिजीजेज है जिनको हम रोक सकते हैं इफ वी वैक्सीनेट द चाइल्ड। ओके, हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है तो हमको देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी वैक्सीन स्टेज वाइज में और बूस्टर डोजेस के अकॉर्डिंगली हमारे पास अवेलेबल है। अब कहाँ देनी चाहिए, तो 2 सेटअप्स है, एक होता है गवर्नमेंट सेटअप, एक होता है प्राइवेट सेटअप, जहाँ पे आप आके दे सकते हो। पहले कैसा था कि गवर्नमेंट सेटअप से बहुत कम वैक्सीन मिलती थी, ठीक है, जैसे BCG थी, पोलियो था एंड DPT थी। तो ये 3-4 वैक्सीन थी जो सिर्फ गवर्नमेंट में मिलती थी, बाकी सारी वैक्सीन अगर आपको लगवानी है आपको प्राइवेट जाना पड़ता था, विच वर वेरी कॉस्टली। बट धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने सारी वैक्सीन को इसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 ऐसी वैक्सीन है जो गवर्नमेंट सेटअप में नहीं मिलती, बाकी सारी वैक्सीन आपको गवर्नमेंट सेटअप पे मिल जाएगी। ओके, अब कौन सी वैक्सीन है, टाइफॉइड की एक वैक्सीन है, फर्स्ट वैक्सीन, सेकंड इज हेपेटाइटिस A, थर्ड इज वेरिसेला एंड फोर्थ इज फ्लू वैक्सीन। ये 4 ही वैक्सीन है जो जरूरी वैक्सीन बता रहा हूँ उनमें से। जो नॉर्मल वैक्सीन, बाकी वैक्सीन है ऑप्शनल वैक्सीन वो अलग रखते हैं। जो जरूरी है, जो देनी चाहिए, उसमें से सिर्फ ये 4 वैक्सीन है जो गवर्नमेंट में नहीं मिलेगी। अदरवाइज बाकी सारी गवर्नमेंट वैक्सीन फ्री ऑफ चार्ज आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आपका बच्चा है, आप अफोर्डिंग नहीं भी है, तो आप जाके एटलीस्ट इतनी वैक्सीन तो भी लगवा लीजिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट वैक्सीन क्या उतनी ही बेनिफिशियल है जितनी प्राइवेट वाली, तो उतनी ही बेनिफिशियल है, ठीक है, उतनी ही इफेक्टिव है। तो ऐसा कोई फर्क नहीं है कि प्राइवेट में लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा या गवर्नमेंट में लगाएंगे तो कम बेनिफिट आएगा, नहीं। ऑल गवर्नमेंट वैक्सीन आर इक्वली बेनिफिट, इक्वली इफेक्टिव, तो आपको लगवा सकते हो। तो ये बिल्कुल गलत है जो हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गवर्नमेंट में जो वैक्सीन मिलती हैं वो नकली नहीं होती हैं। नहीं, वो नकली नहीं होती है, वो बराबर ही होती है। गवर्नमेंट वैक्सीन आर ऑल्सो इक्वली इफेक्टिव। दूसरा, आपने जो पेनलेस वाली बात की, आजकल अवेयरनेस सोशल मीडिया पे हर चीज़ की है। हर न्यू पेरेंट को बुलाता है पेनलेस वैक्सीन, पेनलेस। मेरे पास अभी आके पेरेंट्स आके बैठ जाते हैं कि भाई हमको पेनलेस वैक्सीन लगा दीजिए, कैसे भी करके हमको पेनलेस वैक्सीन चाहिए, बच्चे को बिल्कुल हमारे पेन नहीं होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्या है, एक्चुअली किसी को पता ही नहीं है कि पेनलेस एक्चुअली क्या है, पेनलेस क्या वैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन पेनलेस आती है। मैं आपको, आपका बेबी 4 मंथ्स का है गैस, आपको पता भी है पेनलेस वैक्सीन एक्चुअली कौन सी होती है? मुझे सिर्फ इतना पता है, पेनफुल के चार्जेस अलग होते हैं, हाँ। पेनलेस के चार्जेस अलग होते हैं। चार्जेस अलग होते हैं, पेनलेस लगवानी है तो महंगी पड़ेगी, सिर्फ इतना पता होता है। और वो मदर्स की साइकोलॉजी में बैठ जाता है क्योंकि ये महंगी वैक्सीन है तो इससे तो नहीं होता होगा पेन, बट सुई वही है। राइट, तो पेनलेस सिर्फ और सिर्फ एक वैक्सीन होती है, वो है DPT वैक्सीन। उसमें भी एक पर्ट्यूसिस करके कंपोनेंट होता है, जो अगर पेनफुल लगाओगे तो होलसेल कंपोनेंट आता है, उसमें का अगर होलसेल निकाल दिया जाए और असेल्युलर कंपोनेंट कर दिया जाए तो वो पेनलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे फीवर कम आता है, स्वेलिंग कम आती है और पेन कम होता है। तो ये 3 चीजें होती है। तो वो एक ही वैक्सीन है आउट ऑफ द टोटल जो 15-20 वैक्सीन है, एक ही वैक्सीन है जिसमें पेनलेस ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन पेरेंट्स हर विजिट पे सालों साल आके ये बोलते रहते हैं कि हमको पेनलेस लगाओ, और शायद लोग बोल के लगा भी देते होंगे, लेकिन पेनलेस एक ही अवेलेबल है। तो ये ध्यान में रखना नेक्स्ट टाइम आप जब भी वैक्सीनेशन विजिट के लिए जाएं कि वैक्सीनेशन पेनलेस हो या पेनफुल कोई भी हो, एक ही है, वो है DPT। तो वो ही पेनलेस आपको अवेलेबल है, वो भी आपको लगाओगे पेनलेस तो ठीक है, पेनफुल भी लगाओगे तो कोई इतना मेजर फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, इतना पैसों में डिफरेंस क्यों है सर? क्योंकि वो सेलुलर कंपोनेंट जो बनाते हैं वो बनाने की कॉस्टिंग उतनी आती है, इसलिए वो महंगा होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने पेनफुल वाली लगाई तो उसका इफेक्ट कम आएगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेनलेस लगा रहे हो तो बहुत लोगों में नोशन है, बहुत पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हमने पेनलेस लगा दिया, बच्चे को दर्द ही नहीं हुआ तो मतलब वैक्सीन का इफेक्ट ही नहीं आया। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। वैक्सीन का इफेक्ट आता है, ठीक है, उतना ही आता है। दोनों वैक्सीन सेम है, खाली पेन थोड़ा कम होगा, स्वेलिंग कम आएगी, फीवर कम आएगा, साइड इफेक्ट जो है वो कम होते हैं, एडवर्स इफेक्ट जो बोलते हैं कम होते हैं। बाकी कोई मेजर फर्क नहीं है। आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हो, नो इशू। कोई ऐसी वैक्सीन है डॉक्टर पवन जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कम है बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेबीज के लिए? यस, आई वुड से कि अगर मैं पूरी लिस्ट में देखा जाए ना, सर्वाइकल कैंसर ऐसी वैक्सीन है जिसकी अवेयरनेस बहुत कम है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, ठीक है। अगर आपके घर में 9 साल के ऊपर कोई भी फीमेल बेबी है, या बेबी कोई भी मेल हो या फीमेल हो, अगर 9 साल के ऊपर वाला कोई भी बच्चा आपके घर में है, ठीक है, तो उसको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगा रहे हो तो आप बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो, ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन इज अ मस्ट। अगर आप किसी ने भी नहीं लिया एंड द फीमेल इज नॉट मैरिड, ठीक है, तो उसने बिल्कुल वो वैक्सीन लगवाना ही चाहिए। अगर 9 साल के ऊपर है 14 साल की उम्र तक तो 2 डोज लगते हैं उसके 6 मंथ्स अपार्ट, और 14 से लेकर 26 साल की उम्र के बीच में अगर फीमेल है तो ऑब्वियसली 3 डोज लगते हैं उसके। बट दिस सर्वाइकल कैंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स में लगाना होता है, मेल्स में भी ये वैक्सीन लगती है सर्वाइकल कैंसर की। और नाम भले सर्वाइकल कैंसर है बट इट प्रिवेंट्स जेनिटल वॉर्ट्स इन केस ऑफ बॉयज ऑल्सो। तो बहुत बार ये होता है कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है सिर्फ लड़कियों के लिए है, ऐसा नहीं है, लड़के भी लगाने होते हैं। उनमें जेनिटल वॉर्ट्स को प्रिवेंट करती है वो वैक्सीन, ठीक है। तो आपको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भले लड़कों को नहीं लगेगी चलेगा, लेकिन लड़कियों को लगाना बहुत जरूरी है। तो एवरी फीमेल अबव 9 months ऑफ एज शुड टेक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, ओके। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है। इवन द गवर्नमेंट हैज़ अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वैक्सीन। इनफैक्ट रिसेंट बजट में मैं देखा था कि उन्होंने इंक्लूड किया है इस वैक्सीन को, कि अब वो लोग उसको अपने जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। तो वो लोग भी अब इतना अवेयर है कि गवर्नमेंट भी इतनी अवेयर हो चुकी है इस चीज़ को लेके कि उसकी अवेयरनेस भी फैला रही है और वैक्सीन देना भी शुरू करेगी बहुत जल्द। सर आजकल ये नया कॉन्सेप्ट मार्केट में आया है और मैंने भी बहुत सुना है, बेबी लेड वीनिंग क्या है? बेबी लेड वीनिंग जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एक होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मतलब जब 6 महीने का बच्चा हो जाए तो 6 महीने के पहले कैसा ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं। अब 6 महीने का बच्चा हो गया तो ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर द बेबी, तो अपने को ऊपर से उसको एक्स्ट्रा फीड्स देने हैं ताकि उसका जो एनर्जी डेफिसिट है, कैलोरी रिक्वायरमेंट है, वो अपन पूरा कर सके, ठीक है। तो ऐसे वक्त पे दिया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देने के 2 तरीके हैं। एक होता है बेबी लेड वीनिंग जो आजकल नया चल रहा है बहुत ज्यादा, और एक होता है ट्रेडिशनल फीडिंग जो अपन पहले से सालों से चलते आ रहा है। ट्रेडिशनल फीडिंग में क्या होता था कि जैसे घर में अगर आप अब तक ब्रेस्ट मिल्क दे रहे थे तब दाल का पानी पिला दो, ठीक है। 6 महीने के बच्चे का आप सबको किसी को भी पूछोगे आपको पता चलेगा कि क्या पिलाना है, तो दाल का पानी पिला दो, ठीक है। ये नारियल पानी पिला दो, या फिर कोई राइस का पानी पिला दो, मूंग दाल का पानी, कोई भी सूप्स है, प्यूरीज है, ये सब चीज़ें आप दे दो, ठीक है। तो एक्चुअली अब तक का वही कंसेप्ट चलता आता था कि इट इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू सेमी सॉलिड। पहले लोगों का मिसकंसेप्शन था कि ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड्स टू लिक्विड्स, क्योंकि कैसे करते हैं ब्रेस्ट मिल्क से ब्रेस्ट फीडिंग से वो लोग ट्रांजिशन करते थे दाल का पानी, नारियल पानी या ये सब चीज़ें। तो अपने को लिक्विड से लिक्विड पे ट्रांजिशन नहीं करना है, आपको दाल में थोड़ा सा राइस डाल के देना है, खिचड़ी बना के देना है, प्यूरीज बना के देना है। टमाटो प्यूरी है, मिक्स वेजिटेबल प्यूरीज है, चाहे आप कोई भी प्यूरी चाहो तो दे सकते हो, होममेड आप बहुत सारी चीजें ऐसी है बना के दे सकते हो, बट द कंसिस्टेंसी शुड बी ऑफ प्यूरी टाइप, इट शुड नॉट बी ऑफ टोटली लिक्विड नहीं होना चाहिए, सेमी सॉलिड टाइप बना के दे सकते हो। तो इट इज ऑलवेज दिस वीनिंग जो प्रोसेस होता है इसको इट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू सेमी सॉलिड, ओके। अब बेबी लेड वीनिंग जो है ना, ये यहाँ इंडिया का कंसेप्ट नहीं है, वो फॉरेन का कंसेप्ट है। फॉरेन में क्या होता है ना कि एक हाई चेयर पे बच्चे को बिठा दिया जाता है। अब 6 महीने पे बच्चे को क्यों खिलाया जाता है खाना, 6 महीने पे ही क्यों खिलाया जाता है ना 8 महीने पे क्यों? क्योंकि 6 महीने पे बच्चा बैठना सीखता है। सबसे पहली चीज 6 महीने पे बच्चा बैठ पाता है थोड़ा विद सपोर्ट के साथ, ताकि अगर सुला के बच्चे को दोगे तो बच्चे का एस्पिरेट कर लेगा, छाती में चला जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए बैठ के खाना चाहिए। इसलिए 6 महीने पे बच्चा बैठता है, इसलिए 6 महीने पे स्टार्ट किया जाता है। दूसरा 6 महीने पे नेचुरली भी माउथिंग का प्रोसेस चालू होता है। माउथिंग मतलब आपने नोटिस किया होगा आपका बच्चा भी 4 मंथ्स का है तो हर चीज को उठा के वो अपने मुंह में डालने की कोशिश करेगा, तो वो नेचुरल प्रोसेस भी उसका स्टार्ट हो जाता है कि हर चीज को उठा के मुंह में डालना है। उसके गम्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जॉ मसल्स टाइट होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारा एक नेचुरल अपना बॉडी ऐसा एक्लेमेटाइज हो जाता है कि बॉडी इज रेडी टू एक्सेप्ट फीड, ओके। तो वो चीविंग करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे टाइम पे सेमी सॉलिड फूड अपन खिला सकते हो। बेबी लेड वीनिंग क्या है?
बेबी लेड मतलब बेबी खुद से खाएगा। ट्रेडिशनल में क्या है, माँ खिलाती है बच्चे को, हम हर कोई जो खिलाता है कि बच्चे को बिठाते हैं गोदी में या कहीं पे भी और उसको खिलाया जाता है, जो भी सेमी सॉलिड प्यूरी है। बेबी लेड वीनिंग में बच्चे को, ये फॉरेन का कंसेप्ट है कि बच्चे को हाई चेयर पे बिठा दिया जाता है, उसके सामने सारे फिंगर फूड्स रख दिए जाते हैं, सॉलिड फूड्स जो प्रॉपरली बॉइल्ड होते हैं, जैसे गाजर है, ब्रोकली है या फिर कैबेज है, कोई भी चीज, जितने भी अपने वेजिटेबल्स है सबको प्रॉपरली बॉइल कर लिया जाता है। इजीली मैशेबल जो कंसिस्टेंसी होती है उस कंसिस्टेंसी में उसको वहां पे रख दिया जाता है उसके सामने, अलग अलग कलर्स में। ठीक है, तो अब क्या करेगा बच्चा, देखेगा, खेलेगा, लेगा, खेलते खेलते अपने मुंह में डालेगा, चबाएगा, उसको चबा चबा के अगर खा भी लेगा तो दैट इज गुड। इससे क्या होगा, उसके जॉ मसल्स टाइट होंगे, उसका टीथ इरप्शन अर्ली होगा, यहाँ का डेवलपमेंट होगा, टंग, टीथ, उसका पूरा डेवलपमेंट होता है। बच्चा आगे जाके इसके स्पीच डेवलपमेंट में, टीथिंग प्रोसेस में, हर चीज में हेल्प मिलती है। तो इसीलिए ये बेबी लेड वीनिंग के कंसेप्ट को इतना ज्यादा ये किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, क्योंकि बच्चा खुद से खाना सीखता है। आगे जाके भी ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, खुद से आगे जाके जल्दी से खाना शुरू कर देते हैं। आजकल हम लोग क्या देखते हैं, 6-7 साल का भी बच्चा हो गया तो मदरी खिलाई जा रही है, रोटी के टुकड़े करती है, खिलाती है, बच्चा खेलते खेलते खाता है। तो ये कंसेप्ट फॉरेन में नहीं होता। फॉरेन में अगर उनके सामने रख दिया जाता है, खाना है तो ठीक है, नहीं खाना है तो चलो नहीं मिलेगा खाना, ठीक है। तो ये चीजें 6 महीने से ही उनकी शुरू हो जाती है, उनके सामने खाना रख दिया जाता है, बच्चे को भूख लगेगी तो वो खा लेगा, नहीं तो नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, कटोरा बंध के खिचड़ी बना देते हैं, जब तक खत्म नहीं होता माँ उसके सामने लगी रहती है, आखिरी बाइट भी बचा होगा, बच्चा मुंह फेर रहा है, रो रहा है, लेकिन उसको खिला के जाएगी, कटोरा खत्म करने के चक्कर में रहती है। तो ये नहीं करना है, उससे क्या होगा, फोर्स फीडिंग करते जाएंगे तो एक नेगेटिव एसोसिएशन होता है, बच्चे को खूब फूड के साथ हेटरेट हो जाती है। ठीक है, आपका फेवरेट फूड क्या है? आई डोंट नो, मैं साउथ इंडियन। साउथ इंडियन। अगर आपको मैं बोलूँ यहाँ पे 5 डोसा है, आपको जबरदस्ती खाना है, ठीक है, आप नहीं खा पाओगे, 2 में आप फुल हो जाओगे, लेकिन मैंने जबरदस्ती तीसरा खिलाया, चौथा खिलाया, 5वां भी खिला दिया आपको, कैसे भी करके आप उल्टी कर दोगे और आप अगले बार कम से कम 6 महीने तक डोसा नहीं खाओगे। happens, yes. क्योंकि आपको एक हेट्रेड हो गई उसके अगेंस्ट में, एक नेगेटिव एसोसिएशन हो गया है उस फूड के साथ, आपको वो टॉर्चर याद आ रहा है। सेम चीजें होती है बच्चे के साथ। बच्चे को वो खिचड़ी की प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप उसको खिलाए जा रहे हो, फोर्स फूड कर रहे हो, तो उसको नहीं खाना, भूख नहीं लगी, लेकिन आपको अब उसको खिलाना है कैसे भी करके, तो आपने खिला दिया, पूरा पेट भर के गले तक खिला दिया और फिर बच्चे ने उल्टी कर दी। अगली बार जब आप कटोरा बोलते हैं ना कि मैं कटोरा लेके जाती हूँ, तो भी रोने लग जाता है, क्योंकि उसको टॉर्चर याद आता है, समझ रहा है कि वो लेके आ रही है, अब फिर से मेरे को पूरा कटोरा खत्म होने तक खिलाएगी पूरा। तो वो चीजें नहीं करना है। बच्चे को जितनी भूख लगी है उतना ही दो। बहुत मदद आती है, बोलती मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता है। ऐसा नहीं होता, कोई बच्चा दुनिया में भूखा नहीं रह सकता। आज नहीं खा रहा है ना, कल खाएगा, कल नहीं खा रहा है परसों खाएगा, खुद से उठा के खाएगा। रात में बच्चा सोता ही नहीं, भूख लगी है तो खुद से उठेगा, अपने आप जहाँ खाना पड़ा है उठा के खा लेगा। ठीक है, तो जब तक भूख नहीं लगती उसको भूख की अहमियत तो होने दो जी। जब तक भूख की अहमियत नहीं होने दोगे तो आप उसको भूख लगने के पहले उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। 4 बज गए, मेरे बच्चे का टाइम हो गया, चलो खाना खा लो। लेकिन 4 क्यों बजाना है, आपको वेट तो करो, उसको भूख तो लगने दो। जब भूख लगेगी तब आप उसको खिलाओगे, तब वो लगे तो पूरा कटोरा भी खत्म कर देगा और मांगेगा। लेकिन टाइम वाइज जाओगे, क्लॉकवाइज चलते जाओगे, रोबोट बना के रखोगे, तो फिर नहीं चलेगा ये चीज। बिल्कुल। तो बेबी लेड वीनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे को खुद खिलाया जाता है। इससे डेवलपमेंट पूरा होगा, बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा, नेगेटिव एसोसिएशन नहीं होगा, बच्चा खुद खाना सीखेगा और कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड बेबी लेड वीनिंग। खाली साइड इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि अपने बच्चे खाते खाते गैग कर सकते हैं, चोक कर सकते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सुपरवाइज करना पड़ेगा उस चीज को लेकर कि बच्चा कहीं गैग कर रहा है तो इट्स ओके। गैग मतलब उल्टी जैसा करता है, चोक कर रहा है मतलब सांस की नली में कहीं अटक गया है, तो ऐसे टाइम पे आपको चोक नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखना है बस बच्चे को। बाकी बेबी लेड वीनिंग बहुत अच्छा कंसेप्ट है अगर प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो। वैसे आजकल लेकिन ये चीज देखता भी हूँ कि बहुत सारी मदर्स आजकल 6 महीने का हो गया तो हाई चेयर ले ही लेती है। हाई चेयर आपने सुना ही होगा, हाई चेयर लेते हैं, उस पर बिठाते हैं और बच्चे को, लेकिन खिलाती ट्रेडिशनल वे में ही है। भले हाई चेयर पे बिठा दे, लेकिन कटोरा लेके अपना खत्म ही करेगी, वो इंडिपेंडेंट नहीं होने देती। तो मदर्स चाहती है, मदर्स डिपेंडेंट बना के रखती है, ठीक है, लेकिन नहीं करना है वो। बच्चे को इंडिपेंडेंट होने दो। जितना जल्दी आप बच्चे को इंडिपेंडेंट होना सिखाओगे उतना जल्दी बच्चा खुद डेवलप होगा। तो ये चीज करना है। तो बेबी लेड वीनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन डॉक्टर पवन, हम इतनी फीडिंग की बात कर ही रहे हैं, सो फीडिंग एक बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है फॉर इन्फेंट्स, फॉर किड्स, फॉर टॉडलर्स। अगर आप बता पाए हमारे व्यूवर्स को एंड मुझे भी कि 1 साल तक कौन कौन से ऐसे फूड होते हैं जो हमें बेबीज के लिए अवॉइड करने चाहिए? देखो, फूड्स अवॉइड करने से ज़्यादा कि कौन कौन से फूड स्टफ्स, जैसे शुगर है,
ठीक है। आप खाना तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में जैसे वीनिंग में हर चीज़ बच्चे को खिला रहे हो, अलग अलग टाइप की रेसिपीज आजकल हर इसमें अवेलेबल है, क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, अलग अलग टाइप की रेसिपीज है जो आप बना के दे सकते हो, क्योंकि बच्चा एक चीज़ नहीं खा रहा है, आप दूसरी बना के दे दो, दूसरा नहीं खा रहा है तीसरा बना के दे दो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्पाइसेस जो आपको अवॉइड करना है, सॉल्ट बिल्कुल अवॉइड करना है। सॉल्ट जो होता है वो किडनीज पे बहुत भारी पड़ता है, ठीक है। आगे जाके बच्चे को बीपी या ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है ऐसे केसेस में। तो सॉल्ट इज द थिंग विच यू शुड अवॉइड इन द बेबी फूड बिफोर 1 year ऑफ एज। शुगर इज वेरी वेरी हार्मफुल, आई से टिल 2 years ऑफ एज। 2 साल के बाद ही बच्चे को शुगर आप दे सकते हो, ठीक है। आगे जाके बच्चे को नहीं तो उससे कैविटीज होती है, टूथ डीके होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। ओबेसिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं अगर बच्चे को शुगर बहुत जल्दी से शुरू कर दिया जाए तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जितना हो सके, शुगर है, सॉल्ट है, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। पहले बोला जाता था एनिमल मिल्क, लेकिन अब आप एनिमल मिल्क 1 year के बाद दे सकते हो। देने में मैं बोलूँगा कि अब कर्ड इज़ अ वेरी गुड थिंग जो आप डेली बेसिस पे बच्चे को खिला सकते हो। कर्ड इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक जिससे बच्चे का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, घी इज़ ऑल्सो वेरी गुड, घी आप दे सकते हो बच्चे को। थर्ड इज़ एग। एग इज़ अ वेरी गुड थिंग, यू नो। एक स्टडी हुई थी जिसमें बोला गया था कि अगर आप बच्चे को 6 महीने से लेकर 2 साल के बच्चे को रोज़ एक एग खिलाते हो, ठीक है, तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट, उसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा गुना में बढ़ जाता है। रियली ये ऐसा होता है क्योंकि इसके पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक है, क्योंकि एग कंटेन्स कोलिन। उसमें कोलिन नाम का एक पदार्थ होता है जो अपने ब्रेन का डेवलपमेंट, जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसीलिए बच्चे को रोज़ एक एग खिलाना चाहिए, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि कौन सा पार्ट, एग में 2 पार्ट होते हैं, एग वाइट होता है, एग योक होता है। आइडियली एग योक वी से कि 9 months एंड के अबव दे सकते हो। एग वाइट जो होता है वो आइडियली बिकॉज ऑफ द प्रोटीन कंटेंट बोलते हैं कि 1 साल के बाद देना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से बिकॉज द प्रोटीन इज सो गुड इन दैट एंड द एग योक में भी उसका फैट कंटेंट जो गुड फैट्स होते हैं वो इतना अच्छा होता है, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप 6 महीने से स्टार्ट कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अलग अलग चीज़ों में बना के दे सकते हो। एग पैनकेक्स छोटे छोटे बनते हैं, एग ऑमलेट होता है, एग भुर्जी होता है, आप अलग अलग फॉर्म्स में उसको बना के दे सकते हो। बट एग in your baby's diet is very very necessary. It's very very good for the baby, not necessary, we'll say good for the baby. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो there are plenty of substitutes available, लेकिन अगर आप खाते हैं तो egg is a very good thing to include in your, even research supports this thing. क्यों? क्योंकि पहले 2 साल में बेबी का ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट पहले 2 साल में ही हो जाता है। तो 2 साल तक अगर आप उसको ऐसी अच्छी चीज़ें खिलाओगे जो उसके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, ब्रेन के डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, तो उससे बच्चे का डेवलपमेंट आगे जाके उसका IQ लेवल, उसका एकेडमिक्स बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर एग अ डे इज वेरी गुड फॉर द बेबी। सर, जैसे आपने इन्फेंट का तो हमें बताया कि 1 साल तक हमें क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। अब 1 साल से आगे बढ़ते हैं, विच इज़ द एज ऑफ शैतानी एंड एवरीथिंग, विच इज़ फॉर आवर टॉडलर्स। उनके लिए सबसे बेस्ट फूड क्या होता है? और जो घर पे हमारे एल्डर्स चाय में दूध मिला के दे देते हैं, और ये मैंने भी बचपन में बहुत पिया है, क्या ये सही चीज़ है उनको देना? मतलब इज दिस इज हेल्दी इनफ टू इवन गिव टू देम? देखो, टॉडलर एज ग्रुप में क्या होता है ना कि बच्चे बहुत ही पिकी ईटर्स होते हैं, ठीक है, जल्दी से बहुत शैतान होते हैं, जल्दी से खाते पीते नहीं हैं, ठीक है। तो और इसमें क्या करते हैं बच्चे, एक पता नहीं कैसा नोशन है ना हर मदर का कि बच्चे को दूध तो पिलाना ही है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, बच्चा 1 गिलास दूध नहीं पिएगा तो मेरे बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा, ऐसा एक पता नहीं नोशन है हर मदर के दिमाग में। तो दूध तो पिलाना ही पिलाना है। दूध पिलाना इतना जरूरी नहीं है, बच्चे को दूध पीता है तो इट्स वेरी गुड, इट्स गुड फॉर द कैल्शियम, इट्स गुड फॉर द बोन्स। बट अगर नहीं पीता है तो उसके पीछे फोर्स कर करके उसको पिलाने की कोशिश मत कीजिए। उसके अगेंस्ट में बहुत अच्छे अच्छे सब्सटीट्यूट्स है। आप रागी खिला सकते हो बच्चे को, रागी में दूध से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, ठीक है। तो आप रागी की अलग अलग रेसिपी बना के खिलाओ उसको। रागी सेरेलैक बनता है होममेड, वो आप बना के खिला सकते हो, दूध को बहुत इजीली सब्सटीट्यूट कर देगा वो चीज। आप मोरिंगा दे सकते हो, मोरिंगा अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है। मोरिंगा इज अ सुपर फूड जिसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस इतनी नहीं है। मोरिंगा 2 फॉर्म्स में आता है, मोरिंगा लीव्स में भी आती है जिसका पाउडर बनता है, जिसको आप पानी में मिला के दे सकते हो, और एक ड्रम स्टिक्स आता है, उसका ही वो एक ड्रम स्टिक फॉर्म आता है जिसकी आप सूप बना के या सब्जी बना के दे सकते हो। मोरिंगा इज अ सुपर फूड, उसमें दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम, स्पिनच से भी ज्यादा प्रोटीन्स होता है, मैग्नीशियम, उसमें बनाना से ज्यादा कैल्शियम, मतलब हर आप जितने भी इंग्रेडिएंट्स बोलोगे, विटामिन बी, विटामिन सी, वो मल्टीपल्स में 50-50 टाइम्स के मल्टीपल्स में उसमें अवेलेबल है।
तो ये मोरिंगा के बारे में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को, लेकिन अगर आप देते हो अपने बच्चे को मोरिंगा, रागी जैसी चीज़ें, तो आपके बच्चे को ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकंड, कि आपने बोला दूध अगर बच्चा नहीं पी रहा है, समझ लो मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया, इवन माई डॉटर शी डजंट ड्रिंक मिल्क दैट इजीली, तो क्या करते हैं उसमें सब्स्टिट्यूट डाल के दे देते हैं, जो बहुत सारे मार्केट में अलग अलग टाइप के पाउडर्स आते हैं वो डाल के दे देते हैं। अगर शुगर नहीं है उन चीज़ों में तो आई एम फाइन विद ऑल दोज थिंग्स, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, उसमें चाय डाल के पिलाते हैं। मैंने भी पी है बचपन में, हमको भी पिलाते थे वो चीज़ें, ठीक है। क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि चाय डालने से क्या होता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, चाय का टेस्ट आता है। तो बच्चे क्या करते हैं, फटाफट पी जाते हैं, मदर भी सेटिस्फाइड रहती है, मेरे बच्चे ने दूध पी लिया। भले दूध पी लिया, लेकिन साथ में जो चाय गई है ना, उसका प्रॉब्लम है। देखो, 1-2 बार चाय पीने से प्रॉब्लम नहीं होता, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। 1-2 बार चाय बच्चे ने पी लिया तो उसको नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन क्या होता है ना कि इससे हैबिट बन जाती है। आज मेरी बेटी अगर दूध के साथ अगर मैं चाय पिला दूं उसको, तो वो कल चाय के बगैर दूध नहीं पिएगी, उसको वही चाहिए, उसको वही चाहिए। 3rd टाइम 4th टाइम वो टेस्ट डेवलप हो चुका है। अब धीरे धीरे करके वो जब हैबिट बन जाती है ना, देन इट इज प्रॉब्लम। समझ रहा है? चाय क्यों नहीं पी रहा है? क्योंकि चाय में कैफीन होता है। कैफीन से क्या होगा, बच्चे को स्लीप डिस्टर्बेंसेस होगी, बच्चा रात को सो ही नहीं पाएगा। आप रात को 2 कॉफी पी के सो जाओ, नहीं सो पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें कैफीन होता है। रात को जागना है तो लोग क्या करते हैं, एग्जाम्स होती है, क्या करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ब्लैक कॉफी पीते हैं। क्यों? उसमें कैफीन होता है, भर भर के कैफीन होता है। तो बच्चा भी नहीं सो पाएगा। आप अगर उसको चाय में दूध में चाय डाल के पिला दोगे तो कैसे सोएगा वो? स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। क्यों? उसमें शुगर होता है, ठीक है, कैफीन, शुगर, ये सब चीजें जब मिक्स होती है ना, तो एकदम सडन स्पाइक देती है बच्चे को। बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि वो बाहर नहीं निकाल पाता। तो क्या करेगा, आप कुछ भी बोलोगे तो रिबल करेगा, मारेगा, एग्रेसिव। जो आजकल अपन इतना ज्यादा देख रहे हैं बच्चों में, ठीक है, काटने दौड़ेगा, टेंट्रम्स थ्रो करेगा, ये सब चीजें करेगा। हम समझ नहीं पा रहे क्यों हो रहा है, बट उसके पीछे लॉजिक है, साइंस फैक्टर पे ये साइंस फैक्टर है। उसमें क्या होता है, टैनिन्स होते हैं। टैनिन्स क्या करते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो ये सारी चीजें जब शरीर में कम जाएगी तो अपने आप बच्चा एनीमिक हो जाएगा। आगे जाके बच्चे को आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया होगा, बोन्स वीक होते जाएंगे, बच्चा चलते चलते गिरना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब होती है, जब हैबिट बनती है। अल्कोहल पीने 1-2 दिन पीने से कुछ नहीं होता, जब वो हैबिट बन जाती है ना, तब जाके लीवर खराब हो जाता है। उसी तरह से जब 1 दिन पीने से नहीं होगा, जब आप उसको हैबिट बना दोगे ना, सालों साल तक पिलाओगे, तब जाके बच्चों में ये सब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए नहीं पिलाना है, नहीं पी रहा है छोड़ दीजिए, दूध नहीं पी रहा है छोड़ दीजिए, आप ये सब चीजें खिलाइए। और अगर दूध पिला ही रहे हो तो मॉर्निंग में मत पिलाइए, रात को पिलाइए। क्यों? क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अपनी बॉडी में रात को सबसे ज्यादा होता है। तो अगर रात को अगर आप सोते वक्त बच्चे को दूध पिलाते हो ना, तो वो सुबह से डबल इफेक्ट आपको देगा। तो इसलिए रात को सोते वक्त आप पिलाइए, अच्छे से बच्चा सोया भी रहेगा उसके बाद, और उसका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी अच्छा रहेगा, तो बोन्स भी स्ट्रांग होंगे। तो ये करना है, समझ। आपने सर जैसे बात करी, और हम सब जानते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा हेल्थ ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, उनका एक अपना अलग ही लेवल का मार्केटिंग चल रहा है। एंड अभी रिसेंट मैंने कहीं पढ़ा भी था दैट इंडिया में जो हेल्थ ड्रिंक्स बनते हैं और जो बाहर अब्रॉड में हेल्थ ड्रिंक्स मिलते हैं, उनके कॉम्पोजिशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आपने शुगर के इंग्रेडिएंट्स को मेंशन किया। सो आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है इन हेल्थ ड्रिंक्स का और जो बाहर प्रोडक्शन हो रहा है उनके कॉम्पोजिशन में डिफरेंट है, फॉर्मुलेशन में डिफरेंस है? देखो, कॉम्पोजिशन में डिफरेंस वो तो ठीक है, हो सकता है। अब वो जो देखो, सभी मार्केट जो कंपनीज बनाती है, जो फॉर्मूलाज बनाती है, वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट होता है। जो गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड्स है उसके प्रोटोकॉल के वाइज ही होता है। तो अगर गवर्नमेंट इज अलाउिंग, जितना अलाउड उनका पैटर्न, उनका जो अलाउड ये होता है, क्या बोलते हैं, नंबर्स होते हैं, उस नंबर्स का उसमें बनाती है। तो अगर फॉरेन में जहाँ अलाउड नहीं है तो वहाँ पे वो लोग इंक्लूड नहीं करते, अगर जहाँ पे अलाउड है वहाँ पे वो लोग इतना इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर कोई भी हेल्थ ड्रिंक है, अगर वो उसमें रिफाइंड शुगर नहीं है, कोई भी चीज़ अगर जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो सब चीज़ें अगर वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, देन आई एम ऑलवेज ओके विद दोज थिंग्स कि आप वो डाल के दे सकते हो, इट्स ओके। टेस्ट चेंज होता है, बच्चे को अगर न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसमें अगर हेल्दी चीज़ें हैं, रागी डाल रहे हो आप, आलमंड्स डाल रहे हो आप, सारी हेल्दी चीज़ें डाल रहे हो, ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हो, तो वो सब चीज़ें आप नॉर्मल रूटीन में देते हो, तो वही चीज़ों का हेल्थ ड्रिंक बना के वो लोग दे देते हैं। तो आई एम ओके विद दैट थिंग। अगर जब तक उसमें शुगर नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, यू कैन ऑलवेज गिव दोज थिंग्स। ऑल्सो डॉक्टर पवन, जैसे आप हेल्थ ड्रिंक्स को बोल रहे हो कि अगर उसमें रिफाइंड शुगर नहीं है तो आप दे सकते हैं। सिमिलरली जो ये बिस्किट्स आते हैं मैदे के, बहुत सारी जो न्यू मॉम्स हैं वो
अपने बेबी को फीड कराने के लिए उनका एक मतलब दे ऑलवेज वांट कि उनको कुछ स्वीट मिले, तो वो दूध में बिस्किट्स मिला के देने लगती हैं उनको। ये ठीक डाइट है? नहीं, देखो दूध में जैसा आपने सब बताया कि ये सब चीज़ आपको नहीं करना है, तो दूध में बिस्किट डाल के भी नहीं देना है। बहुत बार केसेस में क्या होता है ना कि जैसे मैंने बताया कि बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं, तो नहीं खाते हैं। दोपहर में बहुत बार उनका मूड नहीं होता, पिकी ईटर होते हैं, मस्ती के मूड में रहते हैं, तो खाना नहीं खाते हैं। अब बच्चे ने खाना स्किप कर दिया तो मदर को एक बहुत गिल्ट कॉन्शियस आता है कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, तो क्या करूँ, दूध पिला दूँ। दूध डायरेक्टली तो पिएगा नहीं, तो दूध के साथ बिस्किट डाल के दे देते हैं 2, ठीक है, 2 या 3 बिस्किट मिला के उसको पिला देते हैं। दूध बिस्किट बहुत ट्रेंड में है, मतलब हर मदर दूध बिस्किट पिला देती है। एक उनको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, मेरे बच्चे ने खा लिया। एक आधा चिप्स का पैकेट भी पकड़ा देते हैं, चिप्स भी खा लिया, चलो दोपहर का टाइम निकल गया, रात को देखेंगे क्या करना है। तो ये चीज़ें सबसे बड़ी मिस्टेक है जिसके कारण बच्चे खाना नहीं खाते। ये चीज़ें हैबिट बनते जाती है जिसके कारण बच्चे खाना नहीं खाते। आप बच्चे को जब तक भूखा नहीं रखोगे, ठीक है, उसको बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंस समझेगा ही नहीं। आपको नहीं देना ये सब चीज़ें। मैदा, उसमें खाली मैदा है जो कॉन्स्टिपेशन करेगा, उसमें शुगर है जो शुगर स्पाइक लाएगा, सडन शुगर स्पाइक आएगा और बच्चे की भूख खत्म हो जाएगी। 1 या 2 बिस्किट खाने पे उसका पूरा जो उस टाइम का जो भूख है वो खत्म हो जाती है, लेकिन कैलोरीज उसको बिल्कुल नहीं मिलती है, ठीक है। जो एसेंशियल कैलोरीज होती है, जो हेल्दी कैलोरीज होती है, वो नहीं मिल रही उसको। तो आपको बिल्कुल ये सब चीज़ें जितना हो सके अवॉइड करना है। अगर आपने एक बार बच्चा, बहुत मदद पूछती है कि मेरा बच्चा खाता ही नहीं है, फिर मैं क्या करूँ, ठीक है, नहीं देना है, कोई बात नहीं, नहीं खाएगा, आज नहीं खाएगा, रात को नहीं खाएगा, कल खाएगा, कल भी नहीं खा रहा, मत दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1-2 दिन भूखा रखोगे ना, अपने आप उसको भूख की अहमियत होगी और अपने आप वो जो भी आपने बनाया है वो लेके खा लेगा। लेकिन अगर वो रो रहा है, नहीं खा रहा है और आपने उसको एक बार बिस्किट खिला दिया या चिप्स का पैकेट दे दिया, तो उसको मालूम पड़ गया कि अब मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे को ये ईजी ऑप्शन मिल जाएगा, फटाफट मैं दूध पी लूंगा, ईजी ऑप्शन है, दूध पी लूंगा, उसमें बिस्किट डाल के खा लूंगा, मेरा काम हो जाएगा, मेरी भूख मिट जाएगी। तो ये इजी ऑप्शन उनको नहीं देना है, जितना हो सके हेल्दी फूड की तरफ ही जाइए, बैलेंस डाइट दीजिए उसको, तो ही बेटर है। ओके, बैलेंस डाइट बहुत मतलब क्या होता है, कैसे बनाया जाता है ये डाइट चार्ट, मतलब कैसे न्यू मॉम्स को पता लगे कि एक टॉडलर को, मैं बात कर रही हूँ 3 से 4 साल के बच्चे को दिन भर में कितना फूड देने चाहिए, कितनी मील्स देनी चाहिए, व्हाट इज द राइट बैलेंस डाइट स्ट्रक्चर फॉर दीज लाइक किड्स? देखो, डाइट स्ट्रक्चर विल वेरी अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द चाइल्ड, लेकिन क्या इंक्लूड करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन में 3 से 4 मील तो हमको देना ही है, बट आई ऑलवेज से कि यू शुड ऑलवेज ईट अ रेनबो। ईट अ रेनबो मीन्स कि सारे जो रेनबो के कलर्स होते हैं, ठीक है, तो वो 7 कलर्स जो है वो उसके डाइट में आने चाहिए। तो अगर रेड कलर है तो रेड कलर का कोई भी एक चीज़, या टोमेटो है या फिर एप्पल है। ब्लू कलर है तो ब्लू कलर की कोई भी एक चीज़ आनी चाहिए, ब्लू कलर का कोई भी मतलब ब्रिंजल है या फिर कुछ ब्लू कलर का कोई फ्रूट है, ठीक है। तो ये जितने भी कलर्स है वो हर कलर का एक जो वेजिटेबल है या एक फ्रूट है वो उसके डाइट में आना चाहिए फॉर ए प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट। और इसके अलावा भी मैंने आपको जो बताया कि रागी है, ये चीज़ है, देयर बेसिकली अगर आप डिवाइड करना चाहो तो 8 फूड ग्रुप्स होते हैं जो बच्चे को बैलेंस डाइट को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट इज द ब्रेस्ट फीडिंग, जो मदर की ब्रेस्ट फीडिंग होती है। सेकंड इज द लेग्यूम्स, पल्सेस, ग्रेन, जैसे राइस है, व्हीट है, बाजरा है, ये सब चीज़ें। सेकंड होता है लेंटिल्स, जैसे दाल है, मग की दाल, उड़द की दाल, ये सब दाल इनकॉर्पोरेट होते हैं। फोर्थ इज द विटामिन ए रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। फिर आते हैं नॉर्मल विटामिन ए रिच फ्रूट्स वेजिटेबल, क्योंकि विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखी जाती है अपने बच्चों में, इसलिए एवरी 6 मंथ्स गवर्नमेंट भी विटामिन ए के जो सैचेट्स होती है वो बच्चों को प्रोवाइड करती है ताकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो। फिर उसके बाद आता है एग, जो मैंने आपको बताया कि एग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। फिर आता है मीट मतलब जो अपन जो चिकन वगैरह जो होता है, तो नॉनवेज जो लोग खाते हैं वो 2 years एंड अबव वो लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे टोटल ये 8 फूड ग्रुप्स हैं जो हर बच्चे के डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। ये तो हो गया डाइट चार्ट जो आपने हमें एक्सप्लेन किया, और हमने काफ़ी बात करी कि मदर्स अपना एक कॉन्सेप्ट अपने बच्चे का पेट भरने का पूरा करती हैं, दूध, ब्रेड, ये सब खिला के। बट सर, अगर बच्चों की बात करें, एंड स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट टॉडलर्स, their actually tantrum starts by the age of 4 and 5 years, and they demand, not ask, they demand कि उनको चिप्स खाने हैं, उनको चॉकलेट्स खानी हैं, उनको ग्लूटेन बेस्ड चीज़ें खानी हैं, उनको बहुत ज़्यादा पॉपिन्स खाने हैं, कैंडीज़ खानी हैं। उस टाइम पे हम कैसे बिहेवियर एस्पेक्ट्स उनके अंदर
इनबिल्ड करें कि नहीं दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर यू? कैसे न्यू मॉम्स को समझाएं कि इवन इफ यू आर गिविंग देम अ चिप्स एंड स्टार्ट प्लेइंग कोकोमेलन ऑन द यूट्यूब और एनी अदर कार्टून ऑन यूट्यूब, इट्स नॉट गुड फॉर देम? उस टाइम पे व्हाट इज दैट साइंटिफिक रीजन जो हमें मदर्स को समझाना चाहिए कि ये जो आप चिप्स दे रहे हो अपने बच्चे को और चॉकलेट्स देते हो, इट्स नॉट गुड? देखो चॉकलेट्स एंड चिप्स ये सब चीज़ों की ना जो प्रेफरेंसेस होती है, ये उन्होंने खुद कभी खाया ही नहीं था, ये चीज़ हमने ही खिलाई है उनको, ठीक है, लेके उनके पास कभी पैसे नहीं थे, हमने खरीद के दिया है फॉर आवर कन्वीनियंस, क्योंकि बच्चे ने खाना नहीं खाया था, हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए एक चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया। वो धीरे धीरे करके बच्चे की हैबिट बन गई। बच्चे की गलती नहीं है, गलती हमारी है एज अ पेरेंट, बिकॉज वी चोज ए कन्वीनियंट ऑप्शन एट दैट मोमेंट। क्योंकि हम लोग कभी भी समझ लो घर पे भी हो या ट्रैवलिंग कर रहे हो तो एक चिप्स का पैकेट, एक बिस्किट का पैकेट, एक चॉकलेट बच्चे को ले देते हैं ताकि उस टाइम का हमारा टाइम निकल जाए, लेकिन वो धीरे धीरे करके बच्चे की हैबिट बनती जाती है। इवन द स्क्रीन टाइम की जो आप बात कर रहे हो, कोकोमेलन, क्योंकि मदर्स को क्या करना है कि बच्चा जल्दी से जल्दी खाना खा ले, बस फिनिश करे हमारा खाना, इसलिए बच्चे को स्क्रीन टाइम दिखा देती है ताकि बच्चा खाना खा ले, फटाफट खाना खा ले। तो ये सब चीज़ों की जो क्या बोलते हैं नींव बोलते हैं ना, वो पहले ही रखी जाती है 6 महीने से 1 साल पे। जो मैंने आपको बोला ना 6 महीने से पहले सॉल्ट और शुगर नहीं देना है, वो क्यों नहीं देना है? क्योंकि सॉल्ट और शुगर का टेस्ट, हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो पहले 2 साल में बनते हैं। बच्चे के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं 6 मंथ्स के बाद जो बनना शुरू होता है, तो जो उसकी प्रेफरेंस, हमने चॉकलेट खाई, हमको पसंद आई, हमको और स्वीट चीज़ें खानी है, तो वो आपकी क्रेविंग बन गई उस चीज़ को लेके। आपको बहुत बार रात को ना मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे कुछ स्वीट खाना है, आप स्वीट मंगाते हो, खाते हो, तो क्रेविंग हो रही है। वो क्रेविंग क्यों हो रही है? क्योंकि आप टेस्ट बर्ड्स को वो टेस्ट लग गया है। 1 ईयर के पहले अगर आपने सॉल्ट और शुगर बच्चे को खिला दी, उसको पता चल गया सॉल्ट का टेस्ट कैसा है, खाने में बगैर सॉल्ट का खाना और सॉल्ट के खाने में बहुत फर्क होता है। तो सॉल्ट वाला खाना आपने खाया, उसको सॉल्ट का टेस्ट आ रहा है, अब उसको टेस्ट जो सॉल्ट जो है और शुगर का भी टेस्ट लग गया। आगे जाके उसको सॉल्ट और शुगर का टेस्ट का प्रेफरेंस आता है। चिप्स में क्या होता है, सॉल्ट चिप्स में क्या होता है, भर भर के सॉल्ट होता है सॉल्टी चिप्स में, तो वो सॉल्ट का टेस्ट उसको वो सब याद दिलाता है, तो उसको वो इसलिए वो पसंद आ रहा है बहुत ज्यादा। शुगर से क्या होता है, बिस्किट्स में शुगर होता है, चॉकलेट्स में शुगर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की नींव वहाँ रखी जाती है। आपको इसीलिए हम लोग मना करते हैं कि 6 महीने से 1 साल तक वो चीज़ें मत दीजिए, उसको उनका प्रेफरेंस मत लगाइए। एक बार उनके टेस्ट बर्ड्स पूरे डेवलप हो गए, आगे जाके भले थोड़ा बहुत खाएंगे, लेकिन वो क्रेविंग जिस लेवल की उनको हो रही है वो नहीं होगी अगर आप पहले 2 साल तक उनको ये सब चीज़ों से दूर रखोगे, ठीक है। तो अगर आपने दूर रख दिया, उनके टेस्ट बर्ड डेवलप हो गए, उनको ब्लैंड खाना खाने की आदत हो गई। एक स्टडी हुई थी जिसमें एक वो बच्चे के सामने एक बच्चे को टोटली हेल्दी फूड खिलाया गया पहले 3 साल तक। उसको चॉकलेट, शुगर, सॉल्ट कुछ भी उसको पता ही नहीं था। उसके सामने उन्होंने क्या किया कि पहले एक चॉकलेट से भरा हुआ एक बाउल रखा, उसने रिजेक्ट कर दिया। फिर एक दूसरा उन्होंने चिप्स से भरा हुआ बाउल रखा, रिजेक्ट कर दिया। सारी अनहेल्दी चीजें एक के बाद एक लेके आए, तो उसने सब रिजेक्ट कर दिया। एंड में उसके सामने खाली ब्रोकोली, पीज और ये सब चीजें जो बॉइल्ड चीजें थी उसके सामने रखी। बच्चे ने उठा के फटाफट खाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पहले 3 साल तक सिर्फ वही दिया गया था, तो इसलिए उसने वही खाया। तो आप जो उसको खिलाओगे बच्चा आगे जाके वही खाएगा, तो उसका प्रेफरेंस आप खुद बना रहे हो। तो अगर आप वो बच्चा आप बोल रहे हो कि बच्चा टेंट्रम कर रहा है, नहीं खा रहा है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। तो अगर आपको उन चीज़ें नहीं करनी है तो आपको पहले से शुरू करना होगा। और अगर आपका बच्चा ऑलरेडी उस चीज़ में जा चुका है तो आपको धीरे धीरे करके आदत छुड़वानी पड़ेगी, स्क्रीन टाइम बंद करना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम से इतनी बुरी चीज़ें होती है ना कि वर्चुअल ऑटिज्म, देखो ऑटिज्म इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, बट ऑटिज्म में क्या होता है ना कि बच्चे का डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं होता है। बच्चे ADHD जैसी बीमारी है, जैसे सब बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इसमें अटेंशन डेफिसिट होता है बच्चे का और हाइपर एक्टिविटी होती है बच्चे की ADHD में। और ऑटिज्म जो होता है ये सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है जो बच्चे को बाय बर्थ होती है। ऐसे ही सिमिलर सिम्टम्स नॉर्मल बच्चों में भी देखे जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। कोरोना एज में जो बच्चे बर्थ लिए थे, जिन लोगों ने दिन भर बैठ के घर पे बैठ के, अब घर पे क्या करेंगे बेचारे दिन भर बैठ के, तो पेरेंट्स ने क्या किया, दिन भर टीवी दिखाया। टीवी देख देख के, मोबाइल देख देख के, आजकल इतना ज्यादा स्क्रीन एडिक्शन है बच्चों को, देख देख के बच्चे सिर्फ अब जैसे जो देखेंगे वही सीखेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल बच्चा, इसके कारण क्या देखने को मिल रहा है हमको, स्पीच डिले। क्यों? क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। आज अगर आपके बच्चे, अगर हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो अगर मैं गुजराती हूँ तो मेरा बेबी है वो बड़ा हो रहा है, 3-4 साल का हो रहा है, तो गुजराती ही बोलेगा। साउथ में कोई बच्चा है वो तमिल है तो वो बड़ा होगा तो तमिल बोलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने घर में तमिल सुना है, इन्होंने घर में गुजराती सुना है, यहाँ पे घर में पंजाबी सुना है, तो जो बच्चे सुनते हैं वही बोलेंगे। स्क्रीन टाइम जब इतना ज्यादा होता है बच्चे का इतनी छोटी एज से, तो वो बच्चों ने से वो कार्टून वाली चीजें ही सुनी है, समझ रहा है। तो कार्टून वाली चीजें वो उनको लगता है कि वही असली दुनिया है, वो यहाँ के कनेक्ट से चले जाते हैं।
तो वो जो लैंग्वेज है वो देख के आखिर में वो बोलना ही भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने घर वालों की आवाज़ें सुनी ही नहीं है। वो दिन भर बैठ के सिर्फ टीवी देखते रहते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया था वर्चुअल ऑटिज्म का। उसके फादर इतने परेशान हो चुके थे क्योंकि वो फादर से बात ही नहीं करता था। वो 4 साल का बच्चा था लेकिन वो फादर को नहीं पहचानता था। वो खाली माँ को थोड़ा बहुत पहचानता था लेकिन बात भी नहीं करता था। उसको बात अगर करवाना है तो उसको मोबाइल देना पड़ता था, तो मोबाइल जैसे देखता था मोबाइल से बातें करना शुरू करता था। उसको लगता था कि वो असली दुनिया है और ये फेक दुनिया है। ठीक है, इस लेवल तक वर्चुअल ऑटिज्म पहुंच चुका है। तो अगर वो उससे बाहर निकलना है तो आपको स्क्रीन टाइम 0 करना पड़ेगा, 0। अगर आप 0 नहीं करोगे तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हमको ये वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस बढ़ते दिखेंगे और नियरली हर बच्चा हमको इसी तरह से एडिक्ट दिखेगा। तो इट इज़ वेरी डेंजरस थिंग जो हमको देखने को मिल रही है। हम एज ए पीडियाट्रिशियंस डेली देखते हैं। तो लोग बहुत बोलते हैं ऑटिज्म जो है वो जेनेटिक होता है। वो तो जेनेटिक होता है, लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म जो आ रहा है ना, वो सेम सिम्टम्स इन अ नॉर्मल बच्चा जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन, वैसा ही देखने को मिल रहा है। तो इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग विच इज़ कमिंग अप इन द फ्यूचर, और जिसके लिए अगर आज से ही हमने कोई कदम नहीं उठाए, पेरेंट्स ने खासकर, तो फ्यूचर इज डिफिकल्ट। सर, आपने ADHD एंड वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में बताया। एक्चुअली इज देयर इज एनीथिंग लाइक वी कैन हैव लाइक काइंड ऑफ अ थेरेपीज, और हम उनको कॉम्बैट करने के लिए, उनको चैलेंज करने के लिए, इज देयर इज एनी टिप्स यू कैन शेयर विद अस? देखो, वर्चुअल ऑटिज्म और ADHD जो बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती है जो इस टॉडलर एज ग्रुप में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो टॉडलर एज ग्रुप में अगर बच्चा इतना प्रॉब्लमेटिक है, एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, बिहेवियरल बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं स्लीप टॉकिंग, जो मैं बहुत अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ। स्लीप टॉकिंग क्या होता है ना, कि जब आपका बच्चा सो जाता है रात में, तो उसके आधे 1 घंटे बाद आपको अपने बच्चे से बात करनी है। तो आप क्या कर रहे हो, उसके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, तो आप उसके सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हो। आपने बहुत बार देखा होगा, आप भले सो जाते हो, बहुत देर तक आपको, आपके जब REM स्लीप में आप जब जाते हो, आपको सुनाई देता है कि अब बाहर क्या हो रहा है। भले आप सोए हुए हो लेकिन आपको सुनाई देता है, थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है। तो इसी चीज़ को एज अ थेरेपी आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने बच्चे से बात करते हो तो किस तरह से यूज़ करते हो इसको, आप एज अ थेरेपी कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे आप अपने बच्चे से जब बात करते हो तो उसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको ऐड करना है। जैसे समझ लो मेरी बेटी है, मेरी बेटी मायरा है, जैसे रात को अगर सो जाती है, समझ लो 9-10 बजे के आसपास सो गई है, तो 1 घंटे बाद आई विल गो एंड टॉक टू हर। फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि हेलो मायरा, आई एम पवन, आई एम योर डैडी, हाउ आर यू बेटा। तो लाइक दैट यू विल इंट्रोड्यूस टू हर सबकॉन्शियस माइंड। धीरे धीरे करके यू विल स्टार्ट कि या मायरा, यू हैड अ वेरी गुड डे, यू आर अ वेरी गुड गर्ल। आप धीरे धीरे करके पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करना शुरू करोगे। ये कि जैसे मायरा अगर बाकी बच्चों के साथ टॉयज शेयर नहीं करती, तो मायरा इज़ अ वेरी गुड गर्ल, मायरा ऑलवेज शेयर्स हर टॉयज विथ ऑल हर फ्रेंड्स। ठीक है, अगर मायरा हमेशा ज़्यादा गुस्सा करती है, ये करते, मायरा इज़ नेवर अ एंग्री गर्ल। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको धीरे धीरे करके बोलना है। साथ ही प्रेजेंट टेंस में, जितना हो सके प्रेजेंट टेंस में इसको प्रेजेंट करना है। 15 से 20 मिनट तक आप डेली बेसिस पे जब आप अपने बच्चे से इस सबकॉन्शियस माइंड को बात करते हो, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप धीरे धीरे करके ट्रेन होना शुरू होता है। ये पॉजिटिव एफर्मेशंस उसके अंदर जाने शुरू हो जाते हैं, और ये सब चीज़ें रिसर्च में प्रूवन है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें जब करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 15-20 दिन में आप धीरे धीरे करके, मैंने ऐसे काफ़ी मदर्स देखी है जो आके बोलती है कि अब ये जो पहले इतना एग्रेसिव होता था ना, अब ये धीरे धीरे शांत होना शुरू हो गया है। अचानक से मैं देख रही हूँ कि अचानक से इसका मेरे साथ जो बिहेवियर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। दोस्तों के साथ इसका जो बिहेवियर था, गुस्सा करना था, वो कम होना शुरू हो गया है। तो ये चेंजेस मैंने खुद होते हुए देखे हैं, इसलिए आई प्रमोट इट मोर कि आप अपने बच्चे से बात करिए। डायरेक्टली बात करेंगे तो नहीं सुनेगा, सबकॉन्शियस माइंड में जाके भी बात करोगे तो भी चलेगा। उसके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ए न्यू बिहेवियरल थेरेपी विच यू कैन यूज। अदर देन दैट, आपको बच्चे के साथ दिन भर में आप कितना भी टाइम बिता लो, लेकिन 9 मिनट जो सबसे मोस्ट प्रेशियस 9 मिनट्स है अपने बच्चे के साथ जो बिताने चाहिए, वो है 3 मिनट जब बच्चा सो के उठता है। जब बच्चा सो के उठ रहा है तो दोज आर द मोस्ट प्रेशियस मिनट्स ऑफ दैट चाइल्ड एज ऑफ नाउ। उसको आपको हक करना है, कडल करना है, लव करना है। ऐसा नहीं, बहुत मदर्स क्या करती है, उठाई, चलो फटाफट चलो, स्कूल जाने का टाइम हो गया है, जल्दी ब्रश कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो बच्चा समझ ही नहीं पाता, अभी तो उठा है, आधी नींद में है, आपने उसको डेली कोर्स में लगा दिया। सब लोग एक रेस दौड़ने में लगे हुए हैं, तो आपको उसको एक पॉजिटिव एनर्जी देनी है पूरे दिन भर के लिए।
तो आप अगर उसको हक करोगे, कडल करोगे, तो आप देखोगे कि उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। उसको हक करो, उसको कडल करो, उसको लव करो, उसको बोलो कि या यू विल हैव ए वेरी गुड डे। ठीक है, ये सब सुनने में भले किसी को प्रैक्टिकल ना लगे, लेकिन ये एक्चुअली वर्क करता है। उसके अंदर एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बच्चा दिन भर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। सुबह किसी बच्चे को रो के स्कूल भेजो और किसी बच्चे को खुश होके भेजो, बहुत फर्क पड़ता है उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में। तो सुबह उठते ही 3 मिनट, फिर जब वो स्कूल जाके आता है या तो फिर आप जब ऑफिस से जाते हो उस वक्त आप उसको 3 मिनट, जो पहले 3 मिनट मिलते हो ना, उसको हक करो, उसको कडल करो, उसका देखना उसने आपको दिन भर कितना मिस किया, आप उसको बताओ कि मैंने तुमको कितना मिस किया, मैं तुमको कितना प्यार करती हूँ। ठीक है, तो उससे उसका इतना हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, बच्चा इतना खुश होता है, एक फील ऑफ कनेक्ट आता है, एक बॉन्डिंग होता है। बच्चे बहुत अपने पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो दे वांट समवन टू लव देम। तो अगर आप वो 3 मिनट उसके साथ बिताते हो, ऐसा नहीं कि आप घर गए, वहाँ बच्चा पड़ा हुआ है, खड़ा मतलब वहाँ बच्चा सोया हुआ है या फिर बैठा हुआ है, आपने पूछा नहीं क्यों नहीं, हाँ बेटा क्या हुआ, ठीक है, हाँ चलो, आपने काम में लग गए। अगर आपने उसके साथ वो 3 मिनट बिता लिए ना, तो वो कनेक्ट ही अलग हो जाएगा। और तीसरा, रात को सोते वक्त अगर आपने वो 3 मिनट उसको स्टोरी सुनाई, उसको दिन भर का पूछा, बेटा हाउ डिड यू हैव योर डे, आपका तो दिन कैसा था। भले बच्चा 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का है, उनकी भी फीलिंग्स होती है, उनका भी बुरा दिन जाता है। आज भी अगर मैं अपनी बच्ची को रोज रात को सुलाने, मेरी आदत है, रोज रात को मैं अपनी बच्ची को सुलाता हूँ, दैट्स माई थिंग। तो मैं रोज उसको पूछता हूँ कि बेटा क्या हुआ आज स्कूल में, एंड शी विल टेल मी एवरीथिंग। घर में बिठा के पूछूंगा, नहीं बताएगी। रात को जब सोते हो पूछूंगा ना, रात के सोने के एग्जैक्ट 5 मिनट पहले वो सारे राज खुलती है। पता है मम्मा ने मुझे ये बोला था, पता है मेरी फ्रेंड ने मुझे ये कहा था। तो शी कनेक्ट्स विद मी सो मच। अगर आज भी मैं अगर यहाँ पॉडकास्ट ले आया हूँ, इफ शी इज स्लीपिंग, शी इज मिसिंग मी सो मच, क्योंकि उसको बात करना है एंड शी नोज कि ही विल टॉक टू मी इन सच अ वे। तो वो 3 मिनट इतना अच्छा बॉन्ड करते हैं ना, एक फादर डॉटर बॉन्ड हमारा बनता है। तो दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 जो 9 मिनट में आपको बताया ना, तो बाकी आप पूरा दिन स्पेंड करो मत करो, आप वर्किंग हो, एवरीवन इज वर्किंग, आई एम वर्किंग, माई वाइफ इज वर्किंग, सब लोग वर्किंग हैं, लेकिन अगर आप ये 9 मिनट भी अपने बच्चे के साथ अगर टाइम थोड़ा सा देख के उनके साथ बिता लोगे ना, तो सिनारियो ही चेंज हो जाएगा। So 9 minutes of happy parenting and upbringing. Definitely. 3 minutes when your child is waking up in the morning. 3 minutes when he or she is coming back from school or you are coming back from office. And 3 minutes when they are going to bed, they are going to sleep. You spend quality time with them. It's a wonderful approach. I think मुझे लगता है कि this would be the best therapy a child or a parent can ask for. Very nice. Moving forward, sir, आप बिहेवियर डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। मदर्स भी बहुत ज़्यादा, नॉट मदर्स, आई वुड से मदर एंड फादर भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि वो किस तरह से अडेप्ट करें अपने बच्चे के ये बदलते मूड स्विंग्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स इम्पल्सिव होके अब्यूज़िव भी हो जाते हैं। अब्यूज़िव सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, बट अब्यूज़िव मेंटली भी बच्चों को वो देने लगते हैं। लाइक they will start yelling on them, they will start आप उनको grounded कर देते हैं, they will not let them go get out from the house, वो play नहीं कर सकते। उस टाइम पे हमें एज अ पेरेंट आप क्या एडवाइस करोगे, हाउ टू डील विद दीज काइंड ऑफ अ टैंट्रम्स एंड दीज काइंड ऑफ अ मूड स्विंग्स विद किड्स? देखो बच्चों के मूड स्विंग्स ना वो तो रहने वाले हैं, बट दिस द सिनेरियो यू टोल्ड मी, इट लुक्स लाइक मोर ऑफ ए ऑथोरिटेटिव नहीं, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। Authoritarian parenting. This is that sort of parenting. There is one which is called as the permissive parenting. Yes. जिसमें पेरेंट्स परमिस कर देते हैं हर चीज के लिए, परमिशन देते रहते हैं। एक होता है निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, जिसमें हर चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते, अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, अपना ऑफिस गए वापस आए मोबाइल में लग गए, पता ही नहीं बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया। एंड थर्ड इज द ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, जिसमें हर चीज़ मैं बोलूँगी ऐसा होगा, मैं बोलूँगी ऐसा करेगा, मैं बोलूँगा ऐसा, तो मैं सब ऐसा रहता है। तो जो बच्चे नहीं वो करते हैं, टैकल नहीं कर पाते। हाँ, और चौथा होता है कि जिसमें आप इन्वॉल्व ऑथोरिटेरियन और ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, जिसमें यू इन्वॉल्व द चाइल्ड, कि बच्चे को आप बात कर रहे हो या पूछ रहे हो कि बेटा तुम्हारा डे कैसा था, यू इन्वॉल्व, आपको खाना है कि नहीं खाना है, अब नहीं खाना है इट्स ओके, तो यू उसकी इच्छा भी मैटर करती है। तो बाकी चीज़ों में कैसा होता है, बाकी पेरेंटिंग स्टाइल्स में, जिसमें एक में आपने बोला वो चल गया, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब मैं बोलूँगा वैसा ही होगा घर में, ठीक है, मैंने बोला रिस्पेक्ट करना है तो करना है, मैंने बोला ये करना है तो करना है। दूसरा हो गया निग्लेक्टफुल, जिसमें मेरे को पड़ी नहीं कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। तीसरा हो गया परमिसिव, हाँ ठीक है जाओ कर लो, ये चॉकलेट खा लूँ हाँ खा लो, ये खा लूँ हाँ खा लो।
चौथा एक ही है जो सही में है, जिसमें आप उसको भी रिस्पेक्ट दे रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उसकी इच्छाएं भी जान रहे हो और उस हिसाब से चल रहे हो, तो दैट पेरेंटिंग अकॉर्डिंग टू मी इज गुड। कनेक्शन बेस्ड होता है। वन मोर इज द हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होता है जिसमें आप उस पर एक कवच बना के रखते हो, उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस ही नहीं होने देते। जैसे अगर मैंने कोई बच्चा आया बोला मेरी लेस मैं बांध नहीं पा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, वो जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग वाले क्या करेंगे, जाके लेस बांध के दे देंगे। बट आइडियल इज यू शुड टेल हिम द प्रोसेस, बेटा तुम झुक के करो, पाँव ऊपर लो, ऐसे बांध दो, तो दैट इज द थिंग। यू शुड ऑलवेज टेल द प्रोसेस में हेल्प करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसकी आपको टेक्निक बतानी है, ना कि उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। आगे लाइफ में और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो फेस ही ठीक है, वो फेस ही नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि स्कूल से होमवर्क मिला आपने करके दे दिया, स्कूल से कुछ भी टास्क मिला, डैडी ये मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है क्या करूँ, तो आपने करके दे दिया, मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो दैट इज हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो ओनली थिंग इज यू शुड इन्वॉल्व योर चाइल्ड, और उसके हिसाब से करोगे तो दैट पेरेंटिंग इज द बेस्ट। सर मूविंग फॉरवर्ड, हम 9 मिनट्स देने की बात कर रहे हैं बच्चों को, ये प्रीशियस 9 मिनट्स। जब स्लीपिंग की बात करते हैं, जब आप उन्हें सबकॉन्शियस माइंड को उनको ट्रेन कर रहे होते हैं उनके, व्हाट इज एग्जैक्टली अ गुड स्लीप साइकिल फॉर बेबीज एंड फॉर किड्स ऑल्सो? स्लीप साइकिल में देखो सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चे कितने घंटे सो रहे हैं और किस टाइम पे सो रहे हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 to 10 hours ऑफ स्लीप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ए नॉर्मल बेबीज ग्रोथ, नॉर्मल बेबी ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन भर में कभी भी 8 से 10 घंटा सो लिया तो चलेगा, ऐसा नहीं है। बच्चे को रात को 8 से 9 के बीच में सुला देना बहुत ज़रूरी है। बच्चा रात को 8 से 9 के बीच में सोएगा, सुबह 7 से 8 के बीच में उठेगा, अपना स्कूल जाएगा। तो ये जो आवर्स है उसके बीच के, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि अगर उस टाइम पे बच्चा सोया है तो REM स्लीप में जाता है जल्दी से। तो उस REM स्लीप में जब जाएगा तो बच्चे का ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। बच्चे का जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो उस टाइम पे पीक पे रहता है, जो उसका रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन का, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द बॉडीज ग्रोथ। तो उस टाइम पे बच्चे का ग्रोथ हार्मोन रिलीज पीक पे जाएगा, समझ गया। तो अगर बच्चा 8 से 9 के बीच में सो जाएगा तो उस टाइम पे 1 घंटे बाद उसका ग्रोथ हार्मोन रिलीज पीक पे जाएगा और बच्चे का ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। तो इसलिए 8 to 10 hours ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द चाइल्ड शुड स्लीप एट 9 to 10 PM। 8 to 10 के PM के बीच में कभी भी सो जाए और 8 से 10 घंटा सोए तो दैट इज द बेस्ट टाइम। ऐसा नहीं कि क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चे आफ्टरनून में नैप ले लेते हैं, इवनिंग नैप ले लेते हैं। तो आफ्टरनून एंड इवनिंग नैप्स आर ओके, आप आधे घंटे का नैप ले लो, तो ऐसा नहीं है कि 2 घंटा 3 घंटा सुला दिया और रात को फिर 12 बजे सो रहा है, तो दैट इज नॉट हेल्दी फॉर द चाइल्ड। तो आफ्टरनून में अगर आपको सुलाना नहीं है तो 1 या 2 बजे के आसपास आधा 1 घंटा सुला सकते हो, लेकिन रात को 8 या 9 बजे सो जाना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उनके डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है, तो ब्रेन डेवलपमेंट, ग्रोथ, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ, वेरी गुड फॉर दैट। सर हम डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो टॉडलर्स चलना सीखते हैं, ये पेरेंट्स के लिए सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग होती है व्हेन दे सी देयर चाइल्ड वॉकिंग बाय देमसेल्व्स। सो ट्रेन करने के लिए बच्चों को, मैंने घर में बहुत सारे बेबी वॉकर देखे हैं, दो आई एम ऑल्सो नॉट वेरी श्योर कि मैं यूज़ करने वाली हूँ कि नहीं, बट आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, ये बेबी वॉकर्स वाकई में बच्चों को जल्दी चलाने में हेल्प करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और देना भी नहीं चाहिए बच्चों को बेबी वॉकर्स, बिल्कुल भी। आई स्ट्रिक्टली एम अगेंस्ट द बेबी वॉकर्स। आजकल आप देखोगे 9 महीने का बच्चा हुआ नहीं कि हर घर में आपको एक बेबी वॉकर दिखेगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि बच्चों को एक तो अपन डिपेंडेंट बना देते हैं, बेबी वॉकर पे बिठा दिया और बच्चा मस्त है उसमें आगे आगे जा रहा है, बच्चे को एकदम फ्रीडम मिल गई है घूमने फिरने की घर में, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अगर बच्चा उस पर डिपेंडेंट होकर चल रहा है, लेकिन अगर आप बेबी वॉकर हटा दोगे तो बच्चा खुद से फिर चलना सीखता नहीं है, गिर जाता है और डर जाता है, ठीक है। पहला चीज़ वहाँ होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस चला जाता है विदाउट सपोर्ट चलने में। दूसरा, बेबी वॉकर्स अलग अलग साइज के आते हैं, ठीक है। तो बच्चे के पाँव जो है ना वो पूरी तरह नीचे नहीं रहते, तो बच्चा आगे सरकने के लिए कैसा इस पे चलता है, टोस पे। तो ये टोस पे चलने की जो आदत बच्चे को पड़ जाती है वो आगे भी कंटिन्यू रहती है। आज भी मेरे पास 2 साल 3 साल के बच्चे आते हैं जो टोस पे चलते हैं, खाली टोस पे, वो पीछे का हील नीचे रख ही नहीं पाते क्योंकि उनका पीछे का जो ये टेंडन होता है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 3-4 महीने तक जब आप बेबी वॉकर्स पे चलता है तो यहाँ का टेंडन पूरा कॉन्ट्रैक्ट, पाव के पीछे का जो टेंडन होता है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसके कारण बच्चे टोस, वो आदत जो पड़ गई, हाँ शेप बदल जाता है। तो बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ट्रीटमेंट करनी पड़ती है आगे जाके उन बच्चों को ठीक करने के लिए। तो इसलिए टो वॉकिंग बहुत कॉमन है ऐसे बच्चों में जिन बच्चों को बेबी वॉकर्स दिए जाते हैं। साथ ही जो इंडिपेंडेंस मिलती है उनको घूमने फिरने में, तो बच्चे कहीं भी पहुंच जाते हैं, किचन में पहुंच जाते हैं, कहीं नीचे स्टेयरकेस में पहुंच जाते हैं। तो इतने ज़्यादा हेल्थ हज़ार्ड्स होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं इन चीज़ों को लेके, बच्चा कहीं गैस के पास पहुंच गया
तो मैंने देखा है कि बच्चा चाय या फिर कोई तेल की कढ़ाई को पकड़ लिया, उससे तेल गिर गया उसके ऊपर, ठीक है, स्टेयरकेस पे पास गया, स्टेयरकेस से नीचे गिर गया। तो ये सब चीज़ें एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि आप 24 घंटा बच्चे पर ध्यान नहीं दे सकते। बच्चे को बिठा दिया, मम्मी अपने काम में लग गई और बच्चा अपने आप इंडिपेंडेंटली कहीं भी घूम रहा है और बच्चा गिर जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है विथ रिलेटेड टू वॉकर्स। तो इसलिए जितना हो सके आप ट्राई कीजिए कि वॉकर्स ना दो। बच्चे, ऐसा नहीं है कि वॉकर्स देंगे तो जल्दी चलेंगे और वॉकर्स नहीं देंगे तो नहीं चलने वाले। वो एक नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट है चलना। नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है, जन्म लिया है तो चलेगा। आप राह देखो 1 साल तक, वो अपने आप खुद से खड़ा होगा। आप नहीं भी ट्राई करोगे ना, बैठा हुआ होगा तो अपने आप उठ से खड़ा होगा और चलना सीख जाएगा। और मेरा बच्चा जल्दी से चलना सीख गया 10 महीने पे। इस चीज़ में जो खुशी होती है लोगों को, हाँ, तो इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। सही वक्त पे चलना जरूरी है। जल्दी से, जब बहुत जल्दी अगर चलना सीख गया ना बच्चा 8 महीने पे, 9 महीने पे, तो उसके बोन्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि उसके बॉडी का वेट, बहुत बार क्या करते हैं पेरेंट्स, बच्चे को खड़ा रखते हैं। 6 महीने का बच्चा है, 5 महीने का बच्चा है, उसको देखो मेरा बच्चा खड़ा रहता है, ऐसा कर करके दिखाते हैं लोगों को। तो इसमें क्या होता है ना कि बच्चे के जो पाँव अभी बहुत वीक है, बोन्स बहुत वीक है, तो पाँव बेंड होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसका बॉडी का वेट वो भार सहन कर सके इतना उसके अंदर वो ताकत ही नहीं है, तो बेंड होने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बोइंग ऑफ लेग्स हमको देखने को मिलती है। एक तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, साथ साथ जल्दी से चलाने की कोशिश में लोग ये सब चीज़ें करते हैं। इसके कारण जो लेग्स है वो अंदर की तरफ बेंड होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें मत कीजिए, सही वक्त आने दीजिए, सही बोन डेवलपमेंट होने दीजिए जो 1 साल पे होता है। उसके बाद बच्चा चलेगा, खुद से चलेगा। एक्स्ट्रा कुछ भी करने जाओगे तो बच्चे को नुकसान ही करेगा। सर, आजकल बच्चे बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं, बहुत जल्दी बुखार आता है, बहुत जल्दी मतलब एक बॉडी रेड होने लगती है उनकी। मैंने नोटिस किया है बच्चों के हाथ पैर ठंडे होते हैं बट हेड बॉयल हो रहा होता है, गर्म हो रहा होता है, रनिंग नोज होती है। और ये अब ज़्यादा, लाइक यू नो माय मॉम यूज्ड टू टेल मी कि तुम छोटी थी तुम इतनी बीमार नहीं पड़ती थी, आजकल के बच्चे बहुत बीमार पड़ने लगे हैं। ऐसा क्यों होता है सर? देखो आजकल के बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रही है, हमने भी देखा है, और खासकर ये हुआ है पोस्ट कोविड के वक्त बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई थी, लेकिन बच्चों का इम्यूनिटी लेवल में भी शायद उससे थोड़ा कम हुआ है। उस टाइम पे जो बच्चे बॉर्न हुए हैं या फिर उसके बाद का जो टाइम है उसमें फ्लू के जो इलनेसेस है वो ज़्यादा देखने को मिलती है बच्चों में, ठीक है। और बहुत बार ना क्या होता है ना कि बहुत बार बच्चे सर्दी खांसी वगैरह लेके आते हैं, सर्दी खांसी कफ वगैरह होता है, लेकिन सर्दी खांसी कफ 2-3 टाइप की होती है। एक होता है जिसमें फीवर आ रहा है और सर्दी खांसी है, दैट इज अ इन्फेक्शन। दूसरा होता है सर्दी खांसी है लेकिन फीवर नहीं है, तो दैट इज अ एलर्जी, जो उसको हम बच्चों का ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं। तो दैट इज अ टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन देयर इज अ थर्ड एंटिटी जो बहुत ही लोग अनअवेयर है उसके बारे में, ठीक है, वो होता है एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स होता है जो एक ग्लैंड होता है जो अपने नाक के पीछे के साइड में होता है, ठीक है। तो वो बहुत बार बहुत बच्चों में वो बढ़ जाता है, जो हमने कोविड के बाद बहुत ज़्यादा देखा है, एडिनॉइड एनलार्जमेंट, एडिनॉइड हाइपरट्रोफी जो उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि बच्चे दिन भर ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे रात को सोने जाते हैं तो तुरंत खांसना शुरू कर देते हैं। कितना खांसते हैं कि खांस के उल्टी कर देते हैं। फिर अपने आप जैसे उल्टी हो गई, ठीक हो गया, वो नाक में से पूरा मैल निकल गया, फिर वो अपने आप जाके सो जाते हैं। लेकिन दिस कीप्स ऑन परसिस्टिंग। तो ये होता है क्लासिकल एडिनॉइड हाइपरट्रोफी के केसेस में, जिसमें फीवर नहीं आता, ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, दिन में बच्चा ठीक रहता है, लेकिन रात में, दिन में भी तकलीफ है तो मतलब अस्थमा का चांसेस है, फीवर है तो इन्फेक्शन का चांसेस है, लेकिन अगर सिर्फ रात में सोते वक्त प्रॉब्लम हो रही है तो दैट मे बी ड्यू टू द एडिनॉइड्स, जिसमें ट्रीटमेंट आती है, उसका ट्रीटमेंट करवाने से वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन उसका अवेयरनेस नहीं है लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ें भी लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको बच्चे को ये सिम्टम्स आ रहे हैं, रात के टाइम पे बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, चॉकलेट खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, कुछ भी खा लिया, तुरंत बच्चा बीमार पड़ गया, और रात को सोते वक्त, खासकर रात को सोते वक्त ही प्रॉब्लम आ रही है, दिन भर मेरा बच्चा ठीक रहता है, तो टिपिकल मदर आएगी मेरे को बोलेगी डॉक्टर जी बच्चा दिन भर बढ़िया रहता है, पता ही चलेगा कि बच्चा बीमार है, लेकिन जैसे ही रात को सोने गया खांसी चालू, खांस के बच्चा उल्टी कर देता है, इतनी खांसी आती है। तो क्लासिकल एडिनॉइड्स होता है वो। तो एडिनॉइड्स में ग्रेड्स होते हैं जिसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, लेकिन पता होना चाहिए कि एडिनॉइड्स है तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल ट्रीटमेंट लिए जा रहे हो सर्दी खांसी का, उससे ठीक नहीं होगा। तो बेसिकली बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं ड्यू टू द लेस इम्यूनिटी, इन सब चीज़ों के कारण, और प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता है उसके कारण। अगर आप प्रॉपर डायग्नोसिस करोगे, उसका ट्रीटमेंट करवाओगे, फ्लू का वैक्सीन प्रॉपरली लोगे, तो बच्चे ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे। इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ग्रोइंग किड्स। हेल्दी खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना। आजकल हर चीज़ में एडल्ट्रेशन है, केमिकल्स है, शुगर है, तो ये सब चीज़ें अगर आप अवॉइड करोगे तो भी बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड्स। आज कंप्लीटली बच्चा जो हम लोग पहले शायद 2-3 महीने में एक बार होटल में जाते थे खाना खाने, आज
एवरी वीक शायद 2 या 3 बार लोग जाते हैं। लाइक फूड डिलीवरीज होती हैं घर फूड पे। डिलीवरी होती है, घर पे ही खाते हैं आजकल, तो होटल जाने की जरूरत नहीं है, रेस्टोरेंट ही घर पे आ गया है। ठीक है, तो हर कोई आजकल बच्चे, मतलब मैं भी अपनी बेटी से पूछता हूँ कि फेवरेट फूड क्या है, तो वो भी बोलेगी मैकडी। ठीक है, तो कोई भी घर का नहीं बोलेगा, सब बाहर का ही बताएंगे। बोलेंगे। तो इतना ज़्यादा ये हो चुका है ना, जंक फूड को इन्वॉल्वमेंट हो चुका है अपने सबके बॉडीज़ में, कि हमारी इम्यूनिटी तो चलो ठीक है क्योंकि हमने इतने इन्फेक्शंस देख लिए तो अब जाके इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। बच्चों ने इतना नहीं देखा है, तो उनको अब ये जितना एक्सपोजर हो रहा है ना इन सब चीज़ों का, अब धीरे धीरे करके इम्यूनिटी डेवलप होगी और शायद धीरे धीरे करके बीमार पड़ना कम हो जाएंगे। न्यू मॉम्स बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होती हैं सर इम्यूनिटी को लेके, और उनको जब इस तरह की एजुकेशन और अवेयरनेस मिलेगी तो आई होप कि वो ध्यान रखेंगे अपनी बेबीज़ को। और सर सिर्फ मदर्स और पेरेंट्स ही नहीं, लाइक ओवरऑल ये एक गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। सो डू यू रियली बिलीव दैट गवर्नमेंट इज डूइंग enough things, like, to provide that kind of infrastructure in terms of services also for these kind of challenges? आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, अभी जब से हमारे जो श्री प्रधानमंत्री जी अपने नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की है। तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उसको इतना अपग्रेड अगर नहीं कर पा रहे ना, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक आयुष्मान भारत योजना का कार्ड हर घर में पहुंचा दिया है। आज हर एक, एटलीस्ट हमारे गुजरात में तो सबके पास, मैक्सिमम लोगों के पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड होता है। तो इन कार्ड में क्या होता है ना कि सभी जगह आप कहीं भी अपना ट्रीटमेंट फ्री में करवा सकते हो। आज अगर डिलीवरी हो रही है, आज अगर हमारा 500 बेडेड का हॉस्पिटल है, तो अगर हमारे यहाँ डिलीवरी होती है तो आयुष्मान भारत योजना के अंडर में फ्री में डिलीवरी होती है। बच्चे को अगर डिलीवरी होने के बाद आईसीयू की रिक्वायरमेंट है, तो बच्चे का आईसीयू का पूरा ट्रीटमेंट, जो नॉर्मली 10,000 15,000 का क्या होता है ट्रीटमेंट का कॉस्ट लगता है एक दिन का, वो सारा ट्रीटमेंट पूरा बच्चा डिलीवरी से लेके तो डिस्चार्ज होने तक वो पूरा फ्री में होता है। बच्चे को अगर पीआईसीयू की रिक्वायरमेंट है, बच्चे को अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, कार्डियक सर्जरीज हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट कार्डियक सेटअप है, जहाँ पे सारी कार्डियक सर्जरीज फ्री ऑफ चार्ज की जाती है। इवन आगे जाके अगर बच्चे को, नॉट इवन बच्चा, इवन एडल्ट्स में अगर ऑन्को सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, जितनी भी सर्जरीज की रिक्वायरमेंट है, सारी सर्जरीज आयुष्मान भारत योजना के अंडर में फ्री ऑफ चार्ज होती है। आजकल पेशेंट आते हैं तो ये नहीं बोलते कि इतना कॉस्ट होगा, ये बोलते हैं ये हमारा कार्ड है, कार्ड में होगा कि नहीं होगा। वो भी वन ऑफ द जितने भी लीडिंग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, वो भी आयुष्मान भारत योजना के अंदर जो इनकॉर्पोरेटेड है सारे हॉस्पिटल्स में। तो अगर आप अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स को अपग्रेड तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ साथ अगर यही फैसिलिटीज़, जो हाईएस्ट लेवल फैसिलिटीज़ है जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में मिलती है विथ लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट कॉस्ट के अंडर में। ठीक है, गवर्नमेंट कॉस्ट मतलब फ्री ऑफ चार्ज मिल रही है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट योजनाज। तो दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग दैट कैन हैपन टू एनीवन। आज अगर मैं किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जा रहा हूँ और किसी ऑपरेशन का कॉस्ट मुझे 5 लाख रुपए या ढाई से 5 लाख रुपए लग रहा है, और मेरे पास सिर्फ एक कार्ड है गवर्नमेंट का दिया हुआ इशू कार्ड जो हर किसी को मिलता है, और वो कार्ड में वही ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट विच हैज हैपन इन द लास्ट 5 years. So I would say that we are doing a fantastic job in terms of government infrastructure in medical facilities. That's true. I mean, it's just not only Modi ji, but entire setup driven by Mr. Narendra Singh Modi. बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, और उन्होंने भारत को स्वस्थ बनाने का जिम्मा तो उठा ही रखा है। एंड हम लोग हो भी रहे हैं। आयुष्मान भारत वाली स्कीम वन ऑफ द बेस्टेस्ट स्कीम इन हेल्थ सेगमेंट, एंड आई बिलीव वो इसी तरह हम लोग को सपोर्ट करते रहें आगे भी। तो सर आपका जो व्यूअर्स है वो पैन इंडिया ही होगा, आपकी जो पूरा audience पैन है, इंडिया रहता है। पूरा पैन इंडिया होगा। नहीं, आपको तो मैं करने वाली हूँ। आप देखना, आपको सूरत में आपके एड्स दिख रहे होंगे जब आप ऐसे फॉलो करोगे। I do many paid promotions. हाँ, बहुत सारे, मतलब मुझे लगता है आपको जरूरत ही नहीं है, आपकी तो खुद की रीच इतनी स्ट्रांग है। हाँ नहीं, पेड प्रमोशन नहीं, मतलब पेड प्रमोशन मतलब आई डू पेड प्रमोशन फॉर द कंपनीज। फॉर द कंपनीज, राइट? या आपने जो एनर्जी ड्रिंक बोला उसकी मैं पेड प्रमोशन करता हूँ। आप जो चीजें प्रोडक्ट्स बोल रहे हो, आप प्रोडक्ट को करते हो? हर एक चीज का पेड प्रमोशन करता हूँ, बट आई डू इट इन अ वेरी सटल वे, राइट फ्रॉम डाइपर्स टू वाइप्स टू आई डोंट नो, यू नेम अ थिंग आई हैव डन। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च डाइपर, एंड फिर उसके साथ वी कैन डाइपर मतलब मैंने 3-4 डाइपर अभी भी कर दिए, बहुत सारे। तो अब वाइप्स कर दीजिएगा आप मेरे। सुपर बॉटम्स था, फिर अभी लेट्स ऑल्टर डाइपर्स था, अभी तीसरा आर फॉर रैबिट, मदर्स पर्स, लिटिल जॉयज, ये सारे एवरी मंथ आई डू 4 to 5 प्रमोशंस, कोलैबोरेशंस। बट आप लोगों का तो कुछ वो होता है ना, वाव होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर, इट डिपेंड्स कि आप क्या बोल रहे हो, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। वी आर प्रिवेंटिंग डायपर रैश बाय गुड क्वालिटी डाइपर्स, तो यू कैन ऑलवेज से यू शुड use a good quality diapers to prevent a diaper rash.
which are the good quality diapers and what are the, so this diaper is a good quality diaper because it contains this. So that is the information which you are giving. ठीक है? The same goes for the health drinks, that this health drink does not contain the sugar which is harmful for the baby. This contains this. So it all depends on how you are presenting your product. सर आप मसाजेस की बात कर रहे थे, आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह के मसाज ऑयल्स बहुत अच्छे होते हैं बेबीज़ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए? मसाज के लिए मैं ऑलवेज कहता हूँ कि ऑलवेज यूज़ बेस्ट क्वालिटी कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट फॉर ऑल द बेबीज़ एंड इन एवरी वेदर यू कैन यूज़ इट. ठंडी के टाइम पे यू कैन ऑलवेज यूज़ आलमंड ऑयल, बट अदर देन दैट यू कैन ऑलवेज यूज़ कोकोनट ऑयल फॉर योर बेबीज़. सर हम लोग इतनी फीडिंग की बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मदर गिल्ट नहीं होना चाहिए अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा है. सो जब हम बॉटल फीड कराते हैं सर, व्हाट काइंड ऑफ अ बॉटल्स यू विल प्रेफर लाइक यू नो फॉर बेबीज़ की इस तरह की बॉटल्स के थ्रू ही हमें फीड कराना चाहिए? देखो, हम लोग सबसे पहले कोई भी पीडियाट्रिशियन को पूछोगे तो बॉटल फीडिंग के लिए मना करता है. क्यों मना करता है? उसके पीछे 2 रीज़न है. एक होता है कि बच्चे को इन्फेक्शन लगने के चांसेस है, क्योंकि बहुत बार मदर्स या फिर कोई पेरेंट्स क्या करते हैं, फीडिंग करवाने के बाद बॉटल ऐसे ही बाहर रख देते हैं. ठीक है, तो उसमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस बच्चे को होते हैं. सेकंड, कि बच्चे को जब आप बॉटल से फीडिंग करवाते हो तो उसमें से एयर अंदर जाती है, जिससे बच्चे को आगे जाके कोलिक पेन होता है. और तीसरा कि वो जो प्लास्टिक की बॉटल होती है दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द बेबीज. तो ये 3 मेन कारण होते हैं. तो अगर इन 3 मेन कारण जो अगर इनको अपन कॉम्बैट कर ले तो आप बॉटल यूज कर सकते हो. नंबर 1 इज कि अगर आप एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर फीडिंग द चाइल्ड विथ योर बॉटल, आप स्टरलाइज कर रहे हो बॉटल को, उसके निप्पल को प्रॉपरली स्टरलाइज कर रहे हो इन बॉइलिंग वाटर, देन इट्स ओके. सेकंड, जब भी आप अगर फीडिंग करवा रहे हो, जिस बॉटल से आप करवा रहे हो उसमें एंटीकोलिक मैकेनिज्म है. बहुत सारी ऐसी बॉटल्स आती है जिसमें एंटीकोलिक मैकेनिज्म्स बने होते हैं. ठीक है, तो इफ यू आर यूजिंग दैट क्वालिटी बॉटल देन इट्स ओके. एंड थर्ड इज इफ यू आर नॉट यूजिंग प्लास्टिक बॉटल एंड इफ यू यूजिंग स्टील बॉटल या तो फिर सिलिकॉन बॉटल, देन इट्स ओके. तो अगर ये 3 चीज़ें जो हार्मफुल है बच्चे के लिए जो बॉटल देने से होती है, इफ यू आर combating that things, then you are okay with that. Thank you so much, Dr. Pawan. You have shared so much insightful conversation and so much insightful queries. You resolve all the dilemmas, like you know, as a new mom she had in her mind. आपने बहुत सारे points हम लोगों को clear किए जो कि हमारे elders हमें बोलते हैं करने के लिए, but we never follow them. I never follow them. But आपने scientifically उनको क्यों नहीं follow करना चाहिए, उस सारी चीज़ों के बारे में हमसे शेयर किया. We really love this entire podcast. I hope आपको भी ये पसंद आया होगा. And I really believe कि हम आपके साथ दोबारा कुछ कंटेंट या कुछ ऐसी चीज़ शूट कर पाएँ जो हमारे व्यूअर्स को और ज़्यादा हेल्प करे. Yeah, always a pleasure. Thank you so much for coming. Thank you.